हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक्स। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो आज हम बी एल एल बी के फिफ्थ सेमेस्टर की ज्यूरिस्प्रूडेंस की वीडियो लेकर आए हैं। इस वन शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। अब इसके अंदर हम आपका सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में एक कमी है, वो कमी ये है कि इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं करे। हमने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंशन नहीं करे, वो भी इसलिए क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेट हो गई है इस चक्कर में, ठीक है। अब एज यूजुअल आई थिंक कल आप लोगों का एग्जाम है इस सब्जेक्ट का। तो ये वीडियो लेट हो गई है, इस पर्पज से हम लोग ने एक ऑल्टरनेटिव सोचा है आप लोगों के लिए। बाय चांस अगर किसी भी स्टूडेंट को या तो ऐसा हो कि हाँ जी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो उस सिनेरियो में रात को 9 बजे एक जूम सेशन कंडक्ट होगा, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स को जूम सेशन में कनेक्ट करना हो वो मेरे को HR Education 01 मेरा इंस्टा है, वहां पर मैसेज ड्रॉप कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में DM लिख देना, DM फॉर लिंक आप लिख देना, मैं वहां पे आपको मैसेज कर दूंगी, ठीक है। और वो इनिशिएट बस इसलिए है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेट अपलोड हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि काफी स्टूडेंट्स के इसमें काफी डाउट रह जाए या हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ना हो। तो उस पर्पज से एक जूम सेशन होगा, वो भी रात को 9 बजे, वो भी आज, ठीक है। अब हम सिंपली अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो हमारा एक लैटिन वर्ड है ज्यूरिस। ज्यूरिस का मतलब लॉ एंड प्रूडेंटियम मतलब नॉलेज। बेटा ज्यूरिस्प्रूडेंस का सिंपल मतलब होता है लॉ की नॉलेज लेना, वो होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। जिसके अंदर हम लॉ के बारे में जानते हैं वो होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। मतलब लॉ को समझने के लिए कि लॉ क्या है, क्या पर्पस है उसका, वो सारी स्टडी को हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, ठीक है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारा दो वर्ड से बना है, ज्यूरिस और प्लस प्रूडेंशिया, जिसका मतलब लॉ एंड नॉलेज। नॉलेज और साइंस ऑफ लॉ ये हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम एक थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं लॉ की, मतलब हम लॉ को समझते हैं कि लॉ का क्या कॉन्सेप्ट था, क्यों आया गया, क्या जरूरत थी, क्या प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। क्या नीड पड़ी थी उस टाइम पे जब ये लॉ आया था, क्या वो लॉ आज के लिए रेलेवेंट है, वो सारी स्टडी हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस में आती है। मतलब लॉ को एक अच्छे से समझना, उसका क्या स्कोप है, वो सारी चीजें, ठीक है। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस में कुछ डेफिनेशन दी गई है, कुछ ज्यूरिस्ट ने हमें डेफिनेशन दी है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है उल्पेन। उल्पेन ने बोला है ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग डिवाइन एंड ह्यूमन, द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। उल्पेन कहते हैं कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो नॉलेज है ऐसी चीजों की जो कि डिवाइन हो या फिर ह्यूमन हो। कोई भी चीज जो डिवाइन है या नॉन नेचुरल चीज है उसकी नॉलेज होना और एक ह्यूमन कंडक्ट की नॉलेज होना, ये है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक तरीके की साइंस है सही और गलत की। ऐसा उल्पेन कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक साइंस है सही और गलत की, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, ठीक है। अब इसकी एक डेफिनेशन जॉन ऑस्टिन ने भी दी है। जॉन ऑस्टिन ने बोला है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक फिलोसफी है पॉजिटिव लॉ की। जॉन ऑस्टिन ने हमें पॉजिटिव लॉ के बारे में एक्सप्लेन करा है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो एक हमारी फिलोसफी है जो हमें पॉजिटिव लॉ के बारे में बताता है, ठीक है। और इनकी थ्योरी आगे है तो इसमें कोई इशू नहीं है। फिर नेक्स्ट इनकी जो डेफिनेशन है वो है सालमन। सालमन ने बोला कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो साइंस है, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है सिविल लॉ का। ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं कि एक ऐसी साइंस है हमारा, ज्यूरिस्प्रूडेंस एक इस तरह की साइंस है जो बात करती है हमारे सिविल लॉज की, ठीक है। एक जो एथिक्स होने चाहिए सोसाइटीज में उन सारी चीजों की बात करती है। तो इस बारे में हमारी बात करते हैं, सालमन इस बारे में बात करते हैं। उसके बाद हॉलैंड ने बोला कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो फॉर्मल साइंस है पॉजिटिव लॉ की। कहीं ना कहीं जॉस्टिन की एप्लीकेशन को मॉडिफाई करते हुए हॉलैंड ने बोला कि जो एक फॉर्मल साइंस है, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है एक फॉर्मल साइंस है हमारे पॉजिटिव लॉ की, ठीक है। अब इसके कुछ हम देखेंगे कि क्या इसका नेचर है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, ठीक है। अब अगर हम इसके नेचर की बात करें ज्यूरिस्प्रूडेंस का, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस एक तरीके की साइंस भी है। साइंस कैसे, एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी करते हैं हम इसके अंदर लीगल प्रिंसिपल्स की। ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम सारे लीगल प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं, उनकी एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। उसके साथ साथ हम इसके अंदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है जैसे राइट्स, ड्यूटीज, ओनरशिप, पोजेशन, लाइबिलिटी,
जितने भी हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एक पर्सन को लेके या फिर एक लॉ को लेके, जिससे कानून जो चल सकता है लॉ, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में हम जानते हैं जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। फिर हमने जूरिस्प्रूडेंस को एज ए फिलोसफिकल स्टडी भी माना है। हमने इसे एज ए फिलोसफिकल स्टडी इसलिए माना है कि इसके अंदर हम एथिक्स और जो मॉरल हैं वो हम जानते हैं कि किसी भी लॉ, अगर कोई लॉ बना है तो उसके ऊपर क्या फिलोसफी थी, जूरिस्ट का क्या माइंडसेट था, वो सारी फाउंडेशन ऑफ लॉ कि क्या मॉरल था या क्या एथिक्स था। अगर कोई लॉ, फॉर एग्जांपल लेबर लॉ बनाया तो उसके पीछे का क्या हमारे ऑब्जर्वेशन रही होगी, या फिर क्या सामने वाले की फिलोसफी थी या क्या साइकोलॉजी थी, वो सारी चीजें इसमें डील करती है हमारी जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। ठीक है। कंसर्न द क्वेश्चन दैट व्हाट इज लॉ, व्हाट शुड लॉ बी, मतलब क्या लॉ है या क्या लॉ हो सकता है, किस बेनिफिट के लिए हो सकता है, वो सारी चीजें भी कवर होता है जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरेटिकल फॉर्म है। जूरिस्प्रूडेंस खाली स्पेसिफिक लॉ से कनेक्टेड नहीं है, बट ये जनरली जो लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे लीगल सिस्टम पे एप्लीकेबल होते हैं। मतलब जूरिस्प्रूडेंस जो है ना खाली स्टैटिक नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही चीज पर कंसर्न नहीं करता, वो सारी चीजों पे कंसर्न करता है। जितने भी लीगल कॉन्सेप्ट हैं जनरल, हमारे पास जो भी लीगल कॉन्सेप्ट अवेलेबल है उन सभी पे जूरिस्प्रूडेंस जो है एप्लीकेबल होता है। ठीक है। उसके बाद है ज्यूरिस्प्रूडेंस इज एन एवोल्यूशनरी। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक एवोल्यूशनरी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल लेक्सिकेट थोड़ा डायनेमिक भी है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस से जो लीगल प्रिंसिपल है वो डेवलप होते हैं, लेकिन वो सोसाइटी के चेंजेस के अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आज से 20 साल पहले कोई चीज उस कस्टम में थी, ट्रेडिशन में थी, उस रिक्वायरमेंट में थी, बट वो सेम चीज आज की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पा रही है, तो ये सब चीजें चेंज होती रहती हैं। जूरिस्प्रूडेंस हेल्प करता है कि पुरानी चीजों को या पुराने लॉज को हम न्यू सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंजेस करें। एज एन एवोल्यूशनरी माना गया है जूरिस्प्रूडेंस को। ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस डायनेमिक है, ये अडॉप्ट करता है लॉज अपने सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस के बेसिस पर, ये जो है लॉज को अडॉप्ट करता है। ठीक है। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस एनालिटिकल भी है। एनालिटिकल इस तरीके से है, ये चाहता है, इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस का सबसे बड़ा फोकस यही होता है कि जब भी कोई लॉ आ रहा है उसकी जो लीगल टर्म्स है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। उसके अंदर कोई भी एम्बिग्युइटी, मतलब किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए उन लीगल टर्म्स के अंदर। लीगल टर्म्स मस्ट बी क्लियर, एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर कानून ने कोई चीज लिखी है तो उसका एकदम क्लियर मतलब होना चाहिए। तो ये कुछ नेचर है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस का। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसका स्कोप क्या है, जूरिस्प्रूडेंस का क्या स्कोप है। स्कोप का मतलब होता है कितने एरिया में जूरिस्प्रूडेंस कवर करता है, मतलब जूरिस्प्रूडेंस के अंदर क्या क्या एरिया कवर होते हैं। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ आते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ जैसे कि हमारा लेजिस्लेशन, कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें हमारे जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है। ठीक है। लीगल कॉन्सेप्ट जैसे कि राइट्स, ड्यूटीज, पोजेशन, लाइबिलिटी, लीगल पर्सनैलिटी, जितने भी हमारे लॉज हैं या लीगल कॉन्सेप्ट, जो लीगल राइट्स हैं लोगों के पास, वो सारे भी ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर आते हैं। स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, पहले हमारे पास काफी स्कूल्स थे, जैसे कि हम ये पढ़ेंगे अभी, नेचुरल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, ये सारे स्कूल अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो स्कूल हैं, ये सारे स्कूल भी हमारा एक तरीके का स्कोप ही है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो गया, लीगल रेमेडी के सेक्शंस हो गए, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूसिव है। रिलेशनशिप बिटवीन लॉज एंड अदर डिसिप्लिन, मतलब कि जूरिस्प्रूडेंस कवर करता है लॉ एंड मोरालिटी को, लॉ एंड सोशियोलॉजी को, लॉ एंड इकोनॉमिक्स को, ये कवर करता है। वो भी इसलिए ताकि अगर आप कोई भी कानून बना रहे हो, अगर आप कोई पॉलिटिकल, आप कोई भी कानून बना रहे हो, तो आप ये ध्यान रखो कि कोई भी कानून इकोनॉमिकली अगेंस्ट ना जाए या पॉलिटिकली या सोशली अगेंस्ट ना जाए। तो इन सबके बीच में रिलेशन मेंटेन करके कानून बनाया जाए। कोई कानून ऐसा ना हो जो हमारे डाउन क्लासेस हैं उनके अगेंस्ट जाए, लाइक जो हमारी स्ट्रगल क्लासेस हैं उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज को भी मेंटेन रखता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब लॉ की नॉलेज लेना और लॉ को उस तरह से बनाना जो किसी भी सिचुएशन में या किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में ना आ जाए। ठीक है। एक बैलेंस बना रहे, कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए किसी के भी। अब इम्पोर्टेंस क्या है जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने की, हमें क्यों जरूरत पड़ गई जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने की। ठीक है। अब हमें क्यों जरूरत पड़ी इसकी, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, कि लॉ आया क्यों था, किस तरह से हम लॉ को समझते हैं या किस तरह से हम लॉ के अंदर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, क्या ब्रांचेज हो सकती हैं लॉ की, वो सारी चीजें जानने के लिए जूरिस्प्रूडेंस आया। ठीक है। ये जूरिस्प्रूडेंस जो है ये फाउंडेशन है हमारे लीगल रूल्स का।
ज्यूरिस्प्रूडेंस के थ्रू ही हमारे जो लीगल रूल्स हैं वो फाउंड हुए हैं। वो भी कैसे, ज्यूरिस्ट ने सोचा कि इस टाइप की लीगल रूल्स होने चाहिए, तो उन्होंने अपनी एक फिलोसफी बनाई, उसमें उस चीज को मेंशन करा। तो ये सारी एक रूट है हमारे, किस तरह से लीगल रूल्स इवॉल्व हुए, लीगल सिस्टम किस तरह से चला। ठीक है, ये हमारा जो लीगल कॉन्सेप्ट है उसको क्लैरिफाई करता है एक तरीके से। हेल्प इन लीगल इंटरप्रिटेशन, ये जजेस को भी असिस्ट करता है, जजेस एंड लॉयर्स को, कि वो इंटरप्रिटेट कर सकते हैं स्टैट्यूट्स को, एंड जो केस है उनको लॉजिकली एंड कंसिस्टेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। बेसिकली जो ये हेल्प लेजिस्लेशन को इस तरह से करता है, जैसे किसी फिलोसफर ने कुछ कहा, अब आपको अपनी इंटरप्रिटेशन लगाने की नहीं, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए था, तो आप वहां पे अपनी इंटरप्रिटेशन लगा सकते हो। या आपको लगता है कि किसी स्टैट्यूट के अंदर ये प्रोविजन गलत है, तो वहां पे आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। ठीक है, बट लॉजिकली होनी चाहिए वो इंटरप्रिटेशन, और एक रिलेशन जो है वो मेंटेन रहना चाहिए इंटरप्रिटेशन का किसी भी तरह से। तो ये हेल्प करता है, जितने भी एडवोकेट्स या फिर जजेस हैं वो इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस को यूज करके, उसका बैकग्राउंड देख के। डेवलपमेंट ऑफ लीगल थिंकिंग, ज्यूरिस्प्रूडेंस इनकरेज करता है कि लीगल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाए, एक बार सोचा जाए कोई भी कानून लाने से पहले। और ये क्रिटिकली एंड एनालिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड है हमारा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उसका जो डेवलपमेंट है। ठीक है, हेल्प्स इन एवेलुएटिंग एडिक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, ये हेल्प करता है कि जो एग्जिस्टिंग लॉस है उसकी एडिक्वेसी को देखना। एडिक्वेसी को देखना मतलब कि कितना वो लॉ एडिक्वेट है लोगों के लिए, क्या वो लॉ सही है, सब लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है, मेजोरिटी उससे इफेक्ट हो रही है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, उस चीज को हेल्प करता है ये हमें, कि हम उस चीज को एकदम सोच समझ सके, उस चीज का एकदम लीगल थिंकिंग कर सके। ठीक है, हेल्प्स इन लॉ रिफॉर्म, ये हमारी हेल्प करता है जो भी लॉ रिफॉर्म है, लॉ को रिफॉर्म करने में, ताकि लॉ को उस तरह से बनाया जाए ताकि जो सोशल नीड्स हैं उसको भी फुलफिल करा जाए। अकेडमिक एंड प्रैक्टिकल यूटिलिटी, इसका इसेंशियल है लीगल एजुकेशन का, कि भाई ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो हेल्प तो करता है जजेस की, लॉयर्स की, लेजिस्लेटर्स की, कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तक, मतलब एक ब्रॉडर सेंस तक वो लोग जो है लॉ को समझें, उसके बाद ही उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करें। ठीक है, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब ही ये है लॉ की नॉलेज देना, और वो नॉलेज जो है बहुत रूटेड तरीके से होनी चाहिए। प्रमोट जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर, ये हेल्प करता है इन एलिजिंग लॉ विद द जस्टिस इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस, ये हेल्प करता है कि जो भी लॉ बनाया जाए वो जस्टिस इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस को ध्यान में रखकर बनाया जाए। ठीक है, अब हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आया नेचुरल लॉ स्कूल। अच्छा, इसमें एक चीज और, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें इसलिए नहीं कवर कर पाए क्योंकि हमारे पास टाइम की थी बहुत ज्यादा शॉर्टेज, और पिछले 2-3 दिनों से मैं अवेलेबल ही नहीं थी, तो इस चक्कर में ये थोड़ा डिले हो गया मैटर। लेकिन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैंने पहले देखे थे, वो डायरेक्ट तो नहीं थे, मोस्टली सारे आपके डिस्कस के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, अब हम वैसे उसके लिए नाइट सेशन होगा, अगर आप सब कंफर्टेबल होंगे वो नाइट सेशन तभी होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब नेचुरल लॉ स्कूल की अगर हम बात करें, सो जो नेचुरल लॉ स्कूल है उसका बेसिकली मतलब क्या है। सो जो नेचुरल लॉ स्कूल है वो होल्ड करता है कि लॉ जो है कमांड ऑफ सोवरेन नहीं है। ठीक है, नेचुरल लॉ स्कूल कहता है कि हमारे पास कोई ऐसी सोवरेन अथॉरिटी नहीं है जो हमें कमांड करेगी, हमारा जो लॉ है वो हमारे मोरालिटी एंड जस्टिस पर बेस्ड है। ठीक है, ये कहता है नेचुरल लॉ स्कूल हमारा एकदम पॉजिटिव लॉ स्कूल की तरह है। ठीक है, ये बात करता है कि जो भी हमारा लॉ है ना, वो कोई सोवरेन अथॉरिटी नहीं है हमारे पास। सोवरेन अथॉरिटी मतलब कि हमारे पास कोई सरकार नहीं है, कोई गवर्नमेंट या कोई पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बड़ी अथॉरिटी नहीं है जो कानून बनाएगी, ना तो वो बना सकती है। वो कहता है जो कानून बनाए जाते हैं, जो लॉज बनाए जाते हैं, वो मोरालिटी के और जस्टिस के बेसिस पर बनाए जाए, ये कहता है हमारा नेचुरल लॉ स्कूल। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं ऑफ जस्टिस इनहेरिट इन ह्यूमन नेचर, हमको जो है प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, जो कि हमारे ह्यूमन नेचर से इनहेरिट करे जाए। ठीक है, इनका कहना है विच आर सुपीरियर टू मैन मेड लॉज, इनका ये कहना है कि सोवरेन अथॉरिटी कुछ नहीं होती। ठीक है, हम इनके अकॉर्डिंग जो हमारा जस्टिस है उसके कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे ह्यूमन बेनिफिशियल के लिए बनाए गए हैं, तो हमको उनको अडॉप्ट करना चाहिए।
इन्होंने मैन मेड लॉ को सुपीरियर रखा है, सोवरेन अथॉरिटी जैसी किसी भी चीज को ये नहीं मानते। इनका कहना है जो लॉ बन रहे हैं वो मैन मेड लॉज हैं, लोग उन लॉज को बना रहे हैं, वो भी मोरालिटी और जस्टिस को ध्यान रखते हुए। ठीक है। इसमें सीआरयू ने कहा था कि नेचुरल लॉ इज राइट रीजन इन अकॉर्डेंस विद नेचर। इनका कहना था कि जो नेचुरल लॉ है वो नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो एक नेचर है उसके अकॉर्डिंग नेचुरल लॉ होना चाहिए। एक्वेनेस का कहना था कि जो नेचुरल लॉ है इज अ पार्ट ऑफ डिवाइन लॉ डिस्कवरेबल बाय ह्यूमन रीजन। इनका कहना है जो नेचुरल लॉ है वो एक डिवाइन लॉ का पार्ट है, लेकिन उसका वो डिस्कवर हम लोग करते हैं। मतलब कोई ऐसा नेचुरल लॉ है जो कि, मतलब कोई ऐसा लॉ है जो डिवाइन लॉ है, लेकिन एज अ ह्यूमन हम उसको डिस्कवर करते हैं। हमको उन्होंने वो लॉ नहीं दिया, हमने सिर्फ उसको डिस्कवर करा है, इनका ऐसा मानना था। ठीक है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे नेचुरल लॉ के। नेचुरल लॉ बात करता है सुप्रीमेसी ऑफ नेचुरल लॉ। ये कहते हैं कि नेचुरल लॉ सुपीरियर होगा टू द पॉजिटिव लॉ। कोई भी लॉ जो नेचुरल लॉ के कॉन्ट्रेरी होगा वो अनजस्ट माना जाएगा, या किसी भी लॉ के अंदर मोरालिटी नहीं होगी तो उसको लॉ नहीं मानेंगे। तो नेचुरल लॉ जो हमारा बेस था वो बेस था मोरालिटी के ऊपर, मतलब सोसाइटी के जो मॉरल वैल्यूज हैं उन चीजों को ध्यान रख के लोग लॉ बनाएंगे। ठीक है, कोई सोवरेन अथॉरिटी नहीं है हमारे पास। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी मतलब जो हमारा नेचुरल लॉ है वो सभी लोगों पर अप्लाई होगा, जितने भी लोग हैं इक्वली सभी लोगों पर अप्लाई होगा, सारे टाइम पे सारे प्लेसेस पे। ठीक है, यूनिवर्सल है, सभी के लिए है, ऐसा नहीं है किसी भी पर्टिकुलर वर्ग के लिए ना हो या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ना हो, ऐसा कुछ नहीं है, एप्लीकेबल टू ऑल। ठीक है। इम्यूटेबिलिटी इसका मतलब ये है जो प्रिंसिपल है हमारा नेचुरल लॉ का वो इटर्नल है। ठीक है। और वो अनचेंजेबल है, मतलब इस प्रिंसिपल को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये एकदम एटर्नल है, इसको चेंज नहीं करा जा सकता। ये बात करता है इस बारे में। ठीक है। रीजंस एंड मोरालिटी। जो नेचुरल लॉ है वो डिराइव करता है ह्यूमन रीजन से एंड मोरल कॉन्शियस से। हमारा जो नेचुरल लॉ है वो इवॉल्व ही किससे हुआ है, नेचुरल रीजन से और एक हमारा मॉरल कॉन्शियस से। कोई भी ऐसा लॉ बनता है जो डिसेंसी के अगेंस्ट होगा वो नेचुरल लॉ स्कूल के अगेंस्ट होगा। इसका कहना सिर्फ ये है आप ऐसे कानून बनाओ जो सब लोगों के हक में हो। ठीक है, कोई हमें सोवरेन अथॉरिटी नहीं चाहिए कानून बनाने के लिए, कानून लोग खुद बनाते हैं। ठीक है। इसकी जो फाउंडेशन है, जस्टिस एज अ फाउंडेशन ऑफ लॉ। इस नेचुरल स्कूल की जो फाउंडेशन है वो ये है कि सब लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, फेयरनेस मिलनी चाहिए और सब लोगों का अच्छा होना चाहिए, ये इस स्कूल की एक फाउंडेशन है। लेकिन इस स्कूल में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि कानून लोग खुद बना रहे हैं। अब लोग, अब सबके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अलग हो सकता है कानून बनाने के लिए, सबकी सोच अलग हो सकती है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हो सकती है। अगर लोग अपना कॉमन गुड देख के कानून बनाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना जो आपका कॉमन गुड हो वही सामने वाले का भी कॉमन गुड हो। तो इन सब चीजों के बारे में इस स्कूल में कुछ डिस्कस नहीं करा गया। इस स्कूल में यही कहा गया कोई भी आप लॉ बनाइए, लेकिन वो जो है हमारे नेचुरल गुड्स और ह्यूमन कंडक्ट सबके फेवर में होना चाहिए। ठीक है, बस मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे नेचुरल लॉ स्कूल की। सो जो नेचुरल लॉ स्कूल है इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई थी, इसकी कुछ एंशियंट थ्योरीज थी। एंशियंट थ्योरीज को ग्रीक फाउंडेशन ऑफ नेचुरल लॉ, ग्रीक की कुछ एंशियंट थ्योरीज थी जहां से इसकी फाउंडेशन हुई थी नेचुरल लॉ की। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे सोक्रेट्स थे ग्रीक के टाइम पे। ठीक है, ग्रीक एज अ फर्स्ट था जिसने डेवलप करा हमारा नेचुरल लॉ का आइडिया। तो ग्रीक के अंदर हमारे एक फिलोसोफर थे सोक्रेट्स। सोक्रेट्स कहते थे कि हर ह्यूमन बीइंग के पास अपनी इनर सेंस होती है सही और गलत की। ये कहते थे हर इंसान के पास अपनी एक सेंस है, उसे पता है क्या वो कर रहा है, क्या वो सही है या फिर गलत है। अकॉर्डिंग टू हिम दिस मॉरल अंडरस्टैंडिंग शुड गाइड द मेकिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉज। अब ये कहते थे कि जो ही हमारी मॉरल अंडरस्टैंडिंग है ना, कि क्या अच्छा है क्या गलत है, यही अंडरस्टैंडिंग गाइड करेगी कि लॉ कैसे बनने चाहिए। ठीक है। अगर मेरे लिए कोई चीज अच्छी है, मेरे लिए कोई चीज गलत है, तो वो मेरी अपनी गाइडेंस होगी किसी लॉ के लिए। तो ये कहते थे कि जब जो भी लोगों की अपनी राइट एंड रॉन्ग की सेंस होती है वही चीजें जो हैं लॉ बनाने के लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है। फिर इसमें एरिस्टोटल के भी कुछ व्यू थे। एरिस्टोटल कहते थे कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो रेशनल हैं बाय नेचर, मतलब सारे ह्यूमन बीइंग्स बाय नेचर इक्वल हैं। थ्रू द यूज ऑफ रीजन पीपल कैन डिस्कवर नेचुरल जस्टिस। ये कहते थे कि भाई सारे लोग बाय नेचर इक्वल हैं, इस रीजन के चलते हुए
इन्होंने बात करी नेचुरल जस्टिस की। इन्होंने कहा नेचुरल लॉ एक स्ट्रॉन्ग फिलोसफिकल बेस है एंड इट देयरफॉर रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ नेचुरल लॉ। एरिस्टोटल को फादर ऑफ नेचुरल लॉ कहा जाता है। इन्होंने कहा कि हर एक ह्यूमन बीइंग जो है एज अ रेशनल बाय नेचर, नेचर से ही वो फ्री है, ठीक है, इक्वल है, फ्री है। इनका कहना था कि लोग जो हैं डिस्कवर कर सकते हैं अपने जस्टिस को, लोग अपने जस्टिस को खुद डिस्कवर कर सकते हैं। इनका ये कहना था बेसिकली, और इनको एज अ फादर माना जाता है नेचुरल लॉ का, जिसमें इन्होंने सिर्फ इतनी बात बोली है कि हर एक बंदा इक्वल है बाय नेचर, नेचर ने हर बंदे को इक्वल बना के भेजा है। ठीक है, किसी भी इंसान के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है। ठीक है, हर इंसान अपना नेचुरल जस्टिस को डिस्कवर कर सकता है, मतलब हर इंसान को पता है क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। वो हर एक व्यक्ति अपने जो नेचुरल जस्टिस है उसको खुद ही डिस्कवर कर सकता है। ठीक है, इनको एज अ फादर ऑफ नेचुरल लॉ माना जाता है, एरिस्टोटल को। The Stoic philosopher further developed the idea. They believe that the entire universe is governed by reason. इनका एक ये भी बिलीव था कि जो एंटायर गवर्नमेंट है, मतलब एंटायर यूनिवर्स जो है, एक रीजन से गवर्न करा जा रहा है। जहाँ पे इनका मतलब था व्हेन ह्यूमंस लिव अकॉर्डिंगली टू रीजन दे लिव नेचुरली, हैंस मैन मेड लॉ मस्ट फॉलो द नेचुरल ऑर्डर। इन्होंने कहा कि जब ह्यूमंस एक रीजन को फॉलो करते हैं, सारे ह्यूमंस जो एक साथ रह रहे हैं एक कम्युनिटी में, एक जगह पर, जब सारे ह्यूमन साथ रह रहे हैं वो किसी एक रीजन को फॉलो कर रहे हैं कि हाँ जी उन्हें जीना है, तो जब वो इस रीजन को फॉलो कर रहे हैं कि उनको जीना है, तो वो कहीं ना कहीं नेचुरली आराम से रह सकते हैं। तो इनका जो मेन फोकस है नेचुरल लॉ का वो मैन मेड लॉस पर ही था। ठीक है, तो ये कुछ एरिस्टोटल की कुछ बातें थी कि भाई हर एक व्यक्ति बाय रेशनल है, नेचर, नेचर के थ्रू हर व्यक्ति इक्वल है, इक्वलेंट है, नेचर का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये कहते थे कि लोग जो है नेचुरल जस्टिस को खुद डिस्कवर कर सकते हैं। ये कह रहे थे अगर सारे लोग मिलके एक साथ रह रहे हैं कहीं पर भी, अगर उनको जीना है तो उनके पास एक रीजन होना चाहिए, वो एक रीजन के थ्रू गवर्न होते हैं उन लोगों की लाइफ। ठीक है, किसी को भी कोई अपर अथॉरिटी की जरूरत नहीं है रूल करने के लिए। ठीक है, ये कहते थे कि मैन मेड लॉज जो हैं वो फॉलो होने चाहिए नेचुरल ऑर्डर के लिए। ठीक है, मतलब नेचुरल लॉ के लिए हमको मैन मेड लॉ चाहिए, और मैन मेड लॉ कौन से, वो लॉ जो मोरालिटी के लिए हो। ठीक है, वो लॉ जिनका जो बेसिक है वो मॉरल होना चाहिए, मॉरल लॉज होने चाहिए। ये एंशियंट पीरियड था नेचुरल लॉ का। फिर एक नेचुरल लॉ का मेडिवल पीरियड आया। मेडिवल पीरियड के अंदर हमारा थॉमस एक्विनस है। इन्होंने डेवलप करी एक ऑर्गेनाइज थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। इन्होंने एरिस्टोटल के आइडिया को कंबाइन करके और जो हमारे क्रिश्चियन बिलीफ्स हैं उनको कंबाइन करके इन्होंने एक न्यू फिलोसफी दी। ठीक है, एक्वेनस ने क्या करा, एरिस्टोटल का आइडिया उनको भी अच्छा लगा क्योंकि एक तो वो फादर थे नेचुरल लॉ के, उन्होंने उनसे इंस्पिरेशन लेके उनके आइडिया को क्रिश्चियंस के बिलीफ को मर्ज करके एक न्यू थ्योरी बना दी। उन्होंने बात करी एटर्नल लॉ की। उन्होंने कहा गॉड का प्लान होना चाहिए फॉर द यूनिवर्स। ठीक है, ये भी प्रमोट करते थे डिवाइन पावर को, कहते थे गॉड का प्लान है यूनिवर्स के लिए। फिर उन्होंने कहा जो नेचुरल लॉ है नोन थ्रू ह्यूमन रीजन, इन्होंने कहा जो भी हमारे नेचुरल लॉ है उसको ह्यूमन रीजन के थ्रू जाना जाएगा, मतलब लोगों के लिए जो अच्छा है जो गलत है उन बेसिस पे हम नेचुरल लॉ बनाएंगे जो कि लोगों के लिए ही जाना जाएगा। इन्होंने कहा एक डिवाइन लॉ होता है रिवेल्ड इन बाइबल। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक डिवाइन लॉ होता है, जैसे कि बाइबल है, बाइबल हो गई या गीता हो गई, वो सारे लॉज हैं। उन लॉज के चलते हुए व्यक्ति जो है आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया। फिर उन्होंने कहा ह्यूमन लॉ, ह्यूमन लॉ मतलब मेड बाय स्टेट। उन्होंने ये चार टाइप में लॉ को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एटर्नल जो भगवान ने ही लॉ बना के दिए हैं। ठीक है, जो भगवान ने गाइडेंस दी है। नेचुरल लॉ जो इंसानों ने मिलके, ह्यूमंस ने अपने रीजन के चलते हुए जो लॉ बनाए। डिवाइन लॉ जो हमारे उनके बाइबल में लिखे हैं या जो गीता में जो लॉ लिखे हैं कि इस तरह से एक मनुष्य को आगे जिंदगी में काम करना चाहिए, वो सारे लॉज। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन लॉ जो स्टेट ने लॉ बनाया, जो लॉ स्टेट बनाएगी। ठीक है, तो इन चार कैटेगरी में इन्होंने लॉज को डिवाइड करा, इन्होंने, थॉमस एक्विनस ने। ठीक है, according to Thomas Aquinas, human-made laws are valid only if they follow natural law. इनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन मेड लॉज है ना, जो हमारा नेचुरल लॉ है, वो तभी वैलिड है जब हमारे नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स को वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो भी कोई लॉ ह्यूमन मेड है,
ठीक है, अब वो ह्यूमन मेड लॉ हमारे स्टेट लॉज भी हो सकते हैं, तो वो सारे लॉ तभी वैलिड होंगे जब वो नेचुरल लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है। द आइडिया लिमिटेड टू द पावर ऑफ रूलर्स एंड सपोर्टेड द बिलीफ दैट इवन किंग्स मस्ट ओबे मॉरल एंड डिवाइन प्रिंसिपल। ये कहते थे कि जो किंग्स हैं वो भी जो हमारे डिवाइन प्रिंसिपल्स हैं उनको ओबे और उनको फॉलो करेंगे, कोई भी व्यक्ति डिवाइन प्रिंसिपल्स के बाहर नहीं जाएगा। अब वो डिवाइन प्रिंसिपल जस्ट अनजस्ट कैसे भी हो, इट डजंट मैटर। ठीक है। तो ये इन्होंने कहा, थॉमस एक्वेनस ने। फिर इसके बाद रेनेसांस का पीरियड आया जिसके अंदर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी इवॉल्व हुई। रेनेसांस पीरियड के अंदर थिंकर्स ने एक्सप्लेन करा नेचुरल लॉ को एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। रेनेसांस के पीरियड में नेचुरल लॉ को एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इवॉल्व करा गया। इसके अंदर डिस्क्राइब करा कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी। ठीक है। इन्होंने कहा, इसके अंदर हमारे थॉमस होब्स आते हैं। होब्स का ऐसा मानना था, लाइफ विदाउट गवर्नमेंट वाज वायलेंट एंड डिसऑर्डरली। इनका मानना था बिना सरकार के जो लाइफ है लोगों की वो बहुत ज्यादा वायलेंट है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा है और डिसऑर्डरली है, मतलब कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है लाइफ के अंदर, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। ठीक है। To maintain peace, people gave up all their rights to a strong ruler. He support absolute authority. रेनिसेंस का पीरियड आया इसी नेचुरल पीरियड के दौरान, जिस रेनिसेंस के पीरियड में होप्स का कहना था कि हमें एक गवर्नमेंट की जरूरत है। ठीक है। और जब गवर्नमेंट होगी तो वो पीस को मेंटेन रखेगी, मतलब कहना चाहते थे कि लोगों को अपने सारे राइट जो है एक किसी सुपर अथॉरिटी को दे देने चाहिए और वही सुपर अथॉरिटी इन सबको मैनेज करे। तो ये कहना था होप्स का। ठीक है। ये कहते थे कि अगर जंगल में सारे लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं तो वो सब एक सुपर अथॉरिटी को बना ले, किसी भी व्यक्ति को, और अपने सारे राइट्स वो उसको दे दें कि वो इन सब पे रूल करेगा कि किसने क्या करना है, कैसे करना है। कोई गलत कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दी जाए। तो ये थॉमस होब्स इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे। ठीक है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात हो रही है, ठीक है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थॉमस होब के थ्रू ही इवॉल्व हुई थी, जिसके अंदर इन्होंने ये बात की थी कि एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक अथॉरिटी होगी तो सब लोगों के बीच में पीस बना रहेगा। ठीक है। फिर जॉन लोक आए। जॉन लोक बिलीव दैट ह्यूमंस आर नेचुरली पीसफुल। जॉन होब्स का कहना था कि ह्यूमंस जो है नेचुरली पीसफुल है। गवर्नमेंट्स वर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स सच एज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। पीपल कीप these राइट्स एंड may revolt if government fails to protect them। तो हम सब ने तो कहा कि अथॉरिटी बनाइए, जो गवर्नमेंट बनाइए, उनको सब लोग अपने राइट जो है वॉलेंटरली सरेंडर कर दें और वो सबका ध्यान रखेंगे। जॉन ने कहा कि देखो नेचुरली जो ह्यूमंस हैं वो पीसफुल हैं, लोगों की आपस में कोई लड़ाई नहीं होती है। तो गवर्नमेंट जो बनाई जाए वो सिर्फ इसलिए बनाई जाए कि वो सिर्फ नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे लोगों के, जैसे कि राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है। उन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करे गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही इन सारे राइट को, तो हम लोग रिवॉल्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अगर गवर्नमेंट फेल्स है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद आया जैक्यूस रोसिक्यू। उसके बाद ये पर्सन आए, ये ज्यूरिस्ट आए, इन्होंने आर्ग्यू करा, पीपल गिव अप देयर राइट्स टू द जनरल विल ऑफ सोसाइटी, नॉट टू अ सिंगल रूलर। इन्होंने कहा कि लोगों को अपने राइट्स को सरेंडर करना चाहिए जनरल विल पे, मतलब सब लोगों को एक सोसाइटी के बेहतरीन होने के लिए अपने राइट्स को सरेंडर करना चाहिए, लेकिन किसी भी सिंगल रूलर को नहीं करना चाहिए। ये कहते थे कि भाई इनकी जो थ्योरी थी वो एम्फेसाइज होती थी इक्वालिटी एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में। ये कहते थे कि हम सबको मिलकर जो है कलेक्टिवली मिलकर कोई भी लॉ मेकिंग में अपना डिसीजन देना चाहिए। इक्वालिटी पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया। उन्होंने कहा अगर हम सिर्फ एक सिंगल ही व्यक्ति को अपना रूलर बना देंगे तो वो हम सबको डोमिनेट कर देगा। तो हम सबको सोसाइटी की जो एक जनरल विल है, सोसाइटी के लिए अच्छे के लिए हम सबको एक साथ मिलकर जो है काम करना चाहिए। ठीक है। इनका बेसिकली ये था कि सब कलेक्टिवली जो है काम करे। थॉम्स का मतलब था एक अथॉरिटी बनाओ, एक व्यक्ति बनाओ, आप एक रूलर बनाओ। जॉन का मतलब था गवर्नमेंट को आप बनाओ जो आपकी नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ठीक है। और अगर वो नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही तो आप उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दो। लेकिन हॉब्स ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि आप उसके रिवॉल्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो हॉब्स ने इस चीज को बेसिकली डिनाई ही करा था कि जो बंदा हमारा रूलर बनेगा आप उसके अगेंस्ट कोई भी रिवॉल्ट या किसी भी कोई भी व्यक्ति उसके डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाएगा। टॉम्स के अकॉर्डिंग, जॉन के अकॉर्डिंग डिसीजन के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, रिवॉल्ट भी कर सकते हैं।
फिर जैक्यूस रोसक्यू आया, उन्होंने तो सीधा कहा कि भाई जनरल विलन सोसाइटी की सारे मिलके अपने राइट्स को गिव अप करो, ठीक है, कलेक्टिवली सब लोग मिलके काम करो डिसीजन मेकिंग में, ताकि एक पीसफुल सोसाइटी को बनाया जा सके। ठीक है, ये रेनेसांस पीरियड आया था। फिर आई मॉडर्न थ्योरीज। अब ये जो स्कूल था ये काफी पुराना था, ठीक है, 18th सेंचुरी के टाइम का स्कूल था। उस टाइम पर क्या हुआ, डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ द 19th सेंचुरी। नेचुरल लॉ थ्योरीज डिक्लाइन एज पीपल एम्ब्रेस साइंटिफिक थिंकिंग। अब ये पहले लोगों की सोच थी ना कि भगवान की कहीं भी दिशाओं पे हम चलेंगे, हर व्यक्ति को जस्ट अनजस्ट पता है। लेकिन जैसे जैसे 19th सेंचुरी आई, उस टाइम पे रिवॉल्ट भी काफी ज्यादा हुए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी हिस्ट्री के अंदर। उस टाइम पे क्या हुआ, लोगों ने ये देखा कि भाई नेचुरल लॉ का कोई फायदा नहीं है, हमको अथॉरिटी चाहिए ही चाहिए, और हमें साइंटिफिक थिंकिंग के साथ एक अथॉरिटी बनानी है। ठीक है, साइंटिफिक थिंकिंग मतलब एक ऐसी अथॉरिटी जो सारी चीजों को लुक आफ्टर कर सके। ठीक है, लीगल पॉजिटिविज्म विच फोकस्ड ओनली ऑन लॉज एक्चुअली क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट बिकेम मोर पॉपुलर। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया लीगल पॉजिटिविज्म का। और ये जो लीगल पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट था, ये फोकस करता था जो भी कोई गवर्नमेंट लॉ बनाएगी उसको ये फोकस करता था, लीगल पॉजिटिविज्म। ठीक है, ये न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप हमारे 19th सेंचुरी में। हाउएवर जो 20th सेंचुरी के अंदर था, जो रिवाइवल ऑफ नेचुरल स्कूल था वो बेसिकली खत्म हो गया, पर्टिकुलरली आफ्टर द हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो नेचुरल लॉ स्कूल था उसका बिल्कुल ही रिवाइवल एकदम खत्म हो गया। उसमें लोगों को रियलाइज हो गया कि गवर्नमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कुड बी डीपली इमोरल एज सीन इन गाजिया जर्मनी का जो सीन था। तो उन सारा जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके चलते हुए ये डिसाइड हुआ कि भाई नेचुरल लॉ स्कूल से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि नेचुरल लॉ स्कूल से बात करें कि मोरालिटी का ध्यान रखो आप लोग बस, और लॉज होने चाहिए, मैनमेड लॉज होने चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए नहीं थी नेचुरल लॉ स्कूल में। नेचुरल लॉ में सीधा कहा कि कोई सोवरेन अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। बट अब 19th सेंचुरी में नेचुरल लॉ स्कूल का रिवाइवल एकदम खत्म ही हो गया। अब रिवाइवल की बात करें, रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल, सो जो ये काफी ज्यादा रिजिड अप्रोच था लीगल पॉजिटिविज्म का, इससे क्या हुआ, डिससेटिस्फेक्शन हो गई 19th एंड 20th सेंचुरी में, काफी ज्यादा लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन हुई। लोगों ने इतने सारे सर्कमस्टांसेस देखे। ठीक है, तो इनका जो फोकस था वो शिफ्ट हो गया फिक्स्ड मॉरल प्रिंसिपल्स टू सोशल वेलफेयर एंड अडेप्टेबिलिटी पे। पहले इनका सिस्टम था कि लोगों को जो है मॉरली सपोर्ट करा जाए, अब इन लोगों का जो सिस्टम था वो प्रॉपरली शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, अब इन लोग का जो सिस्टम था वो शिफ्ट हो गया कि मॉरल प्रिंसिपल के साथ साथ सोशल वेलफेयर एंड अडेप्टेबिलिटी पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इन लोग का सिस्टम जो था उस साइड शिफ्ट हो गया थोड़ा। अब जब इन लोगों का सिस्टम शिफ्ट हुआ, तब ये बात हुई कि जो नेचुरल लॉ है वो एकदम वेरिएबल कंटेंट है उसकी। अब इस थ्योरी के अंदर हमारे स्टैमलर आए। स्टैमलर को एज अ, एक सेकेंड, बात करें रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ की, तो ये एक रिजिड अप्रोच मानी गई लॉ पॉजिटिविज्म की। इसके अंदर काफी ज्यादा 19 से 20 सेंचुरी में काफी ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन हुई लोगों के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, जो नेचुरल लॉज थे उनके सब का सप्रेशन हो गया। तब वहां पे लोगों ने अपना जो प्रिंसिपल था ना, जस्ट क्या कहते हैं, नेचुरल लॉ के जो प्रिंसिपल थे कि सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, जस्ट लॉज होने चाहिए, उनको शिफ्ट करके उनको सोशल वेलफेयर एंड अडेप्टेबिलिटी की साइड शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि सोशल वेलफेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है सब लोगों का। ठीक है, Stamler is the best known for reconciling the concept of universal law with the changing social condition through his theory of natural law with a variable content. स्टैमलर एक बहुत ज्यादा बेस्ट नोन रिकॉन्सलिंग थे। इन्होंने क्या करा, जो कॉन्सेप्ट था यूनिवर्सल लॉ का, उस कॉन्सेप्ट को जो है सोशली कंडीशंस के साथ साथ चेंज होते हुए उसको मर्ज कर दिया। बेसिकली उन्होंने कहा कि अगर आपको नेचुरल लॉ को प्रोटेक्ट करना है तो आपको जो वेरिएबल कंटेंट है, मतलब जो सिचुएशन चेंज हो रही है उन पे ध्यान देकर ही आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। स्टैमलर ने ये बात बोली। इन्होंने एक डेफिनेशन दी, स्टैमलर ने, ही डिफाइन लॉ एज अ स्पीसीज ऑफ विल। इन्होंने कहा लॉ जो है एक स्पीस होना चाहिए विल का, मतलब विल्स के टुकड़े होने चाहिए, स्पाइसेस होने चाहिए विल्स के। अदर्स रिगार्डिंग सेल्फ अथॉरिटेटिव एंड इनवॉइडेबल। इन्होंने कहा जो लॉ है वो स्पेसिस होने चाहिए विल के, उसके अंदर सेल्फ अथॉरिटेटिव या फिर इनवॉइडेबल कॉन्सेप्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है,
उसके बाद इन्होंने एक सोशल आइडियल की बात करी। फॉर स्टैमलर जस्टिस एक रेगुलेटिव आइडिया है, इनके अकॉर्डिंग जस्टिस एक रेगुलेटिव आइडिया है दैट गाइड्स लीगल थॉट रेदर देन अ फिक्स्ड रूल। हमारे जो स्टैमलर थे वो बात करते थे कि जो जस्टिस है वो एक रेगुलेटिव आइडिया है, ठीक है, ये हमें गाइड करता है रेदर देन कोई भी फिक्स रूल बनाने की जगह, ठीक है। इनका भी जो मेन एम था वो यही था कि सोशल आइडियल को अचीव करा जा सके, ठीक है, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल के पास अपने आइडियाज हो और उनका अपना एक सोशली उनको जो है अच्छे से ट्रीट करा जा सके जब तक वो उनकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद इनके टू फंडामेंटल प्रिंसिपल थे स्टैमलर के, ठीक है, उन्होंने लॉ को दो कैटेगरी में डिवाइड करा जिसमें था प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट। इनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को आर्बिट्रेरी सब्जेक्ट के ऊपर नहीं बेस्ड होना चाहिए। नो पर्सन विल शुड बी आर्बिट्रेरी सब्जेक्ट टू अनदर, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आर्बिट्रेरी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, मतलब हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के रिस्पेक्ट करे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इन्होंने कहा नो मेंबर शुड बी आर्बिट्रेरी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लीगल कम्युनिटी। इन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति को आप आर्बिट्रेरी एक्शंस के थ्रू उसको अपनी कम्युनिटी से बाहर नहीं निकाल सकते। आर्बिट्रेरी मतलब गलत तरीके से, इलीगल तरीके से आप उसको अपनी कम्युनिटी से बाहर नहीं निकाल सकते। ये बात करते थे वेरिएबल कंटेंट की, तो इन्होंने आर्ग्यू करा कि जो हमारा जस्टिस है वो यूनिवर्सल है और उसके जो कंटेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइम्स एंड कल्चर्स के साथ साथ चेंज होते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो नेचुरल स्कूल है उसका रिवाइवल हुआ था, लेकिन 19th सेंचुरी के बाद 20th सेंचुरी में इसका स्कूल का कुछ भी रोल ज्यादा नहीं बचा, ठीक है। फिर हमारे जोसेफ कोलर आए 1849 से 1919 में। इन्होंने भी अपना एक आइडिया दिया, इन्होंने कल्चरल एंड सिविलाइजेशन पे फोकस करा। इन्होंने कहा जो नेचुरल लॉ है उस पे इन्होंने भी फोकस करा, ठीक है। इनका जो मेन आइडिया था कि लॉ इवॉल्व होना चाहिए सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट में। इन्होंने कहा जो भी आप लॉ इवॉल्व कर रहे हो वो सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के थ्रू इवॉल्व होना चाहिए। इन्होंने कहा नेचुरल लॉ यूनिवर्सल इज नॉट यूनिवर्सल और इम्प्यूटेबल। इन्होंने कहा नेचुरल लॉ जो है यूनिवर्सल नहीं है, ना ही वो इम्यूटेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। हर सोसाइटी के पास उसके अपने खुद की लॉ बेस्ड पावर होनी चाहिए कि वो अपने कल्चर पे जो है पावर होनी चाहिए उनके पास कि वो अपने कल्चर के ऊपर लॉज बना सके। अब आया कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन लॉ। इन्होंने कहा जो लॉ है वो सर्व करना चाहिए कल्चर प्रोग्रेस को, एक सोसाइटी की जो कल्चर है उसमें उसको प्रमोशन करना चाहिए, उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए। इन्होंने कहा लीगल प्रिंसिपल शुड बी चेंज विद द टाइम एंड प्लेस। उन्होंने कहा जो भी लीगल प्रिंसिपल है ना नेचुरल लॉ के वो टाइम एंड प्लेस के साथ साथ चेंज होने चाहिए, मतलब सोसाइटी के अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इन्होंने जो लॉ है उनको सोशल एवोल्यूशन से लिंक करा। ये सपोर्ट करते थे लीगल प्रोसेस को और अडेप्टेबिलिटी को, ठीक है, चाहते थे अगर आपको नेचुरल अडॉप्ट करना है तो आपको उसके अंदर एवोल्यूशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा नेचुरल लॉ था। जब हमारा नेचुरल लॉ का रिवाइवल हुआ लास्ट में, तब उसके बाद हमारे पास दो और हमारे थिंकर्स आए, एक थे स्टेमलर और एक थे हमारे जोसेफ कोलर, ये दो थिंकर्स और हमारे लास्ट में एड ऑन। फिर इसके बाद हमारा एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस आया। एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारा 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था, ठीक है। उस टाइम पर जो नेचुरल लॉ थ्योरी थी वो अपना रिलेवेंस पूरी तरह से खो चुकी थी। जिस तरह से हमारा साइंटिफिक मेथड इवॉल्व हो रहे थे उस टाइम, जैसे जैसे साइंटिफिक मेथड इवॉल्व होते रहे वैसे वैसे जो हमारा नेचुरल लॉ स्कूल है वो अपनी रिलेवेंस खोता चला गया, ठीक है। इसके अंदर हमारे सोशल साइंसेस के मेथड को इंक्लूड करा गया, ठीक है। एनालिटिकल स्कूल को हम पॉजिटिविस्ट स्कूल भी कहते हैं, ठीक है। एनालिटिकल स्कूल इज आल्सो नोन एज पॉजिटिविस्ट स्कूल। ये स्टडी करता है लॉ को एज इट इज नॉट ऑज और टू बी, इट सेपरेट लॉ फ्रॉम मोरालिटी एंड फोकस ऑन द सोर्स। ये बात करता है कि जो हमारा लॉ है, ठीक है, वो सेपरेट होना चाहिए मोरालिटी से। और इसमें हम फोकस करते हैं कि हमारे पास क्या सोर्सेज हैं लॉ के, और इसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए लॉ को प्रमोट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। ये बात करता है कि लॉ जो है पर्टिकुलरली स्टेट रोल का पार्ट है और हमें लॉ को ऐसे नहीं अडॉप्ट करना चाहिए नॉट एज इट ऑट टू बी कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो सकता है। हमें अडॉप्ट करने चाहिए जो हमारे पास सोर्सेज है, उस बेसिस पे हमको लॉ को जो है अडॉप्ट करना चाहिए। इस बारे में बात करता है हमारा एनालिटिकल स्कूल, और एनालिटिकल स्कूल को ही हम पॉजिटिविस्ट स्कूल कहते हैं,
ठीक है। इसके कुछ बेसिक फीचर थे। इन्होंने कहा कि लॉ जो है कमांड है सोवरेन की। नेचुरल लॉ तो बिल्कुल भी इस चीज को नहीं मानता था, लेकिन हमारा एनालिटिकल स्कूल मानता था कि लॉ एक सोवरेन की कमांड है। ये एम्फेसाइज करता था पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ बोला जो एक गवर्नमेंट बना रही है, हमारे पास एक सिस्टम है जो उस लॉ को बना रहा है। सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी, ये कहता था कि लॉ एंड मोरालिटी दोनों को सेपरेट रखा जाए। ठीक है, अगर लॉ होगी तो मोरालिटी नहीं होगी, मोरालिटी होगा तो लॉ नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए दोनों चीजों को जो है सेपरेट रखता था। ठीक है। लॉ डिराइव्स इट वैलिडिटी फ्रॉम अथॉरिटी, ये बात करता था कि लॉ की जो वैलिडिटी है उसकी अथॉरिटी से ही डिराइव होती है। ठीक है, उसके एथिक्स से वो डिराइव नहीं होती। फोकस ऑन लीगल सर्टेनिटी एंड क्लैरिटी, ये बेसिस था हमारा। इसका जो मेन फोकस था वो ये था कि ये लीगल सर्टेनिटी एंड क्लैरिटी के ऊपर काम करता था हमारा एनालिटिकल स्कूल। तो एनालिटिकल स्कूल काफी अच्छा रहा है कई हद तक। ठीक है। अब क्या इसके इसके एनालिटिकल स्कूल्स के क्या फीचर्स थे? अगर एनालिटिकल स्कूल्स के फीचर्स की बात करें तो ये बात करता था कि लॉ है क्या, ये फोकस करता था इस चीज पे। अगर बात करें फीचर्स ऑफ एनालिटिकल स्कूल, तो ये जो हमारा एनालिटिकल स्कूल है वो बेसिकली इन सब चीजों पे बात करता था कि किस तरह से एनालिटिकल स्कूल का इवॉल्व हुआ है। ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। एक्चुअली मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा है बीच में उसका। अभी मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा था, सो आई थॉट बैकग्राउंड में काफी ज्यादा डिस्टरबेंस जो है कैच हो रही थी। अब अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, अगर हम इसकी बात करते हैं तो वो फोकस करता है कि लॉ है क्या, एक्चुअल में लॉ है क्या। ठीक है। क्योंकि एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो कंसर्न था हमें लॉ को समझने के लिए कि लॉ है क्या, रेदर देन कि वो क्या होना चाहिए। या इस पे नहीं बात करता कि लॉ क्या होना चाहिए, बात करता है कि एक्चुअल में लॉ क्या है। और वो लॉ क्या है वो बेस्ड करेगा हमारे कस्टम्स पर। ठीक है, या हमारे जो सोर्सेज हैं उस पर। लॉ बेसिस इन पावर, ये कहता था कि लॉ जो है अथॉरिटी बेस्ड होना चाहिए एंड उसके पास पावर होनी चाहिए ताकि उसको इनेक्ट एंड इन्फोर्स कराया जा सके। ठीक है। एब्सेंस ऑफ मॉरल लॉ, हमारा जो एनालिटिकल स्कूल था वो मॉरल लॉ को इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं देता था। पॉजिटिविस्ट्स आर्ग्यू दैट देयर इज नो इनहेरिट मॉरल लॉ एस्पेक्ट ऑफ लॉ, इनका कहना था कि कुछ भी मॉरल लॉ जैसी चीजें नहीं है लॉ के अंदर। ठीक है। अगर आपको लॉ बनाना है, लॉ फॉलो करना है, तो लॉ हमारा सोर्सेज के बेसिस पर फॉलो अप हो सकता है। ठीक। डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड जस्टिस, ये जो स्कूल था उसने डिफरेंशिएट क्रिएट करा लॉ एंड जस्टिस के बीच में। ठीक है। रिएक्शन टू नेचुरल लॉ थ्योरीज, ये जो एनालिटिकल स्कूल है ये अपोज था हमारे नेचुरल लॉ थ्योरीज के। मतलब एनालिटिकल स्कूल नेचुरल लॉ थ्योरी को प्रमोट नहीं करता था। ठीक है। अब हमारे जो फाउंडर हैं एडवोकेट्स एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जॉन ऑस्टिन है। ऑस्टिन ने डिफाइन करा था लॉ एज अ कमांड ऑफ सोवरेन एंड बैकन बाय सेक्शंस। इन्होंने कहा कि जो हमारा लॉ है एक सोवरेन अथॉरिटी है जो लॉ को चलाती है, लॉ के बारे में वो अथॉरिटी लॉ को रेगुलेट करती है। ठीक है। इसके बाद ये फोकस करता है ओबीडियंस एंड अथॉरिटी पे। ये ओबीडियंस एंड अथॉरिटी पे जो है फोकस कर। जो जॉन ऑस्टिन है वो बेसिकली इस चीज पे फोकस करते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारी लॉ है वो बेसिकली कमांड है सोवरेन अथॉरिटी की। एक सोवरेन अथॉरिटी है जो हमें कमांड करता है लॉ में, और बैकएंड में जो बैक सपोर्ट है सेक्शंस के लिए लोग हैं जो उसको अच्छे से सेक्शन कराते हैं, उसका रेगुलेशन कराते हैं। ये बात करता था
कि हमारा जो लॉ है उसको एकदम ओबीडियंस तरीके से फॉलो करा जाए और उसके लिए अथॉरिटीज को स्टेब्लिश करा जाए। एक इसमें हमारे जो अच्छे ज्यूरिस्ट हैं वो है हेंस केल्सन। ये इनकी थ्योरी भी काफी पॉपुलर रही है। इन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को डेवलप करा, हेंस केल्सन ने। इनका व्यू ये था जो लॉ है एक सिस्टम है नॉर्म्स का, गिविंग वैलिडिटी फ्रॉम अ ग्रैंड नॉर्म। हेंस केल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ थी। इन्होंने कहा हमारा जो लॉ है एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे नॉर्म्स हैं, और ये सारे नॉर्म्स जो है, एक हमारे पास ग्रैंड नॉर्म होना चाहिए। ग्रैंड नॉर्म बोले तो जैसे कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है ना इंडिया के अंदर, ग्रैंड नॉर्म है वो, उसके अगेंस्ट में आप कोई कानून बनाओगे तो वो कानून इनवैलिड हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट इन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में कहा कि हमारे पास एक ग्रैंड नॉर्म होने चाहिए, ठीक है, और उस ग्रैंड नॉर्म के बेसिस पर जो है नॉर्म्स को बनाया जाना चाहिए। उस बारे में हमारे हेंस केल्सन ने हमें बताया। फिर हमारा एच एल ए हर्ट आया। एच एल ए हर्ट ने लॉ को एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स डिफाइन करा, ठीक है। इन्होंने कहा हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स होते हैं जिनसे हम इंक्लूड द रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन। एच एल ए हर्ट ने कहा कि हमारे पास रूल्स हैं और रूल्स को उन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड करा, एक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स, ठीक है। इन्होंने कहा हमारे पास रूल्स होने चाहिए किसी भी लॉ को बनाने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑस्टिन की कि ऑस्टिन क्या कहना चाहते थे। इसको बेटा अच्छे से पढ़ना या अच्छे से कहीं नोट डाउन कर लेना अगर आप लोग कोई बुक कॉपी पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो। इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, ऑस्टिन के अकॉर्डिंग क्या है, लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन बैक एंड बाय सेक्शन। इनका कहना था कि लॉ जो है कमांड है सोवरेन की जो कि सेक्शंस के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। दस लॉ कंसिस्टेंस ऑफ कमांड्स इशूड बाय सोवरेन अथॉरिटी। मतलब कि लॉ कंसिस्ट ऑफ कमांड्स इशूड बाय सोवरेन अथॉरिटी, मतलब जो भी सोवरेन अथॉरिटी ने जो कमांड दी है लॉ उन्हीं कमांड के साथ होगी। मतलब किसी सोवरेन अथॉरिटी ने कहा है कि अब आपको ये काम नहीं करना है तो आप वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा सोवरेन अथॉरिटी जो है कमांड कर सकती है और उसकी कमांड को हर व्यक्ति को ओबीडियंस करना पड़ेगा, और वो इंश्योर करेगा अगर कोई भी व्यक्ति उसकी कमांड को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो उस पर सैंक्शंस लगा सकते हैं, मतलब कि उनको पनिशमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर कही गई थी ऑस्टिन की थ्योरी के अंदर कि हमारे पास एक सोवरेन अथॉरिटी है जो लॉ को इशू करेगी, लॉ के लिए कमांड करेगी, लोगों को उसको ऑबे करना है, और जो लोग उसे ऑबे नहीं कर रहे उनको हम सैंक्शन लगा सकते हैं। सैंक्शन बेसिकली पनिशमेंट्स हम उनको दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लॉ। इन्होंने बेसिकली सबसे पहले बात करी कमांड की। कमांड मतलब कि कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ अ विश बाय सुपीरियर अथॉरिटी टू द इंफीरियर, मतलब किसी भी सुपीरियर अथॉरिटी ने, ठीक है, अपने इंफीरियर को बोला कि ये काम आपको करना है या ये काम आपको नहीं करना है तो आप वो काम या तो करेंगे या फिर वो काम आप नहीं करेंगे, ठीक है। आप अपनी सुपीरियर अथॉरिटी को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। फिर सेकंड आया हमारा सोवरेन। सोवरेन एज अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन हु इज हैबिचुअली ओबेड बाय द बल्क ऑफ सोसाइटी। अब इन्होंने बोला सोवरेन एक ऐसी बॉडी होगी लोगों की या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हैबिचुअली लोग जिसको ओबेड करेंगे एक सोसाइटी के अंदर, ठीक है। द सोवरेन डज नॉट हैबिचुअली ओबेड एनी वन एल्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सोवरेन अथॉरिटी है वो भी हर व्यक्ति को ओबे करेगा, सोवरेन अथॉरिटी ना ओबे करे लेकिन लोग उसको ओबे जरूर करेंगे, उसकी बातों को, उसके रूल्स को। अगर उन्होंने कह दिया है कि आपने कल से चोरी नहीं करनी तो वो चोरी नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज को लोग जरूर फॉलो करेंगे। ड्यूटी, जब एक कमांड इश्यू करी जाएगी, मतलब कि सोवरेन अथॉरिटी ने अगर कहा कि हाँ जी आपको ये काम करना है या ये आपको काम नहीं करना है तो वो एक ड्यूटी हो जाएगी सभी व्यक्ति पे कि सब लोग उसको फॉलो करेंगे। सैंक्शन मतलब, सेक्शन मतलब कि पनिशमेंट और एविल कॉन्सिक्वेंसेस इम्पोज फॉर डिसओबीडियंस ऑफ द कमांड, मतलब कि ऐसे एविल आपने अगर कोई काम करा जो कि सुपीरियर अथॉरिटी ने मना करा था, उसके बाद आपके ऊपर सैंक्शन लगाई जाएगी, मतलब आपको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इसेंशियल थे हमारे ऑस्टिन के। ठीक है। अब आए टाइप्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग कुछ टाइप के लॉ हैं जैसे कि लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड और लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड वो सारी कमांड जो कि सॉवरेन अथॉरिटी दे रही है, ठीक है। ये हमारी डिवाइन लॉज और ह्यूमन लॉज के बेस्ड है, ठीक है। लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, दे आर नॉट कमांड्स, मतलब कि ये कोई कमांड्स नहीं है, इसे हमारे पास लिखी है जैसे कि लॉ ऑफ मोरालिटी, कस्टम, रूल्स, एटिक्वेट्स, ये सारी चीजें हमारे पास बट लिखी हैं, बस हम इसको कहीं कमांड नहीं करते, बस जस्ट फॉर हमारे पास एक पर्पस के लिए है। बट लॉ प्रॉपरली वही लॉ होंगे जो कमांड के थ्रू करे जाएंगे, ठीक है। इन्होंने कहा लॉ एंड मोरालिटी,
ऑस्टिन स्ट्रिक्टली सेपरेट लॉ फ्रॉम मोरालिटी, इन्होंने कहा लॉ एंड मोरालिटी एक साथ काम नहीं कर सकती, इन्होंने लॉ एंड मोरालिटी को सेपरेट रखा। A law may be unjust or immoral, yet it remains valid. Law if issued by the sovereign. इन्होंने कहा लॉ अनजस्ट भी हो सकता है, इमोरल भी हो सकता है, वो तब तक रिमेन वैलिड रहेगा जब तक कि सोवरेन अथॉरिटी उसको इशू ना कर दे। ठीक है। मोरल कंसिडरेशन आर इरेलेवेंट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, इन्होंने कहा जो मोरल कंसिडरेशन होती है किसी भी सोसाइटी के फैक्टर की या कोई भी मोरल कंसिडरेशन है वो सारी इरेलेवेंट है, हमें मॉरल कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है किसी भी कानून को बनाने के लिए। अब ऑस्टिन ने थ्योरी तो अच्छी दी थी, लेकिन इस थ्योरी को भी कई हद तक जो है क्रिटिसाइज करा गया था, क्योंकि उन्होंने सोवरेन अथॉरिटी को इतनी पावर दे दी थी कि कल को सोवरेन अथॉरिटी हो सकता है उस पावर का मिसयूज कर ले, और अगर कोई सोवरेन अथॉरिटी मिसयूज कर रही है तो आप तो इसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठा सकते इनकी थ्योरी के अंदर, ऑस्टिन की थ्योरी के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी को इस बेसिस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया था, और इस थ्योरी ने मॉरल को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। इनको इस थ्योरी के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई भी लॉ मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस बात पे इस थ्योरी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया था। तो ये दो तीन ग्राउंड थे जिस ग्राउंड पे ऑस्टिन की थ्योरी को क्रिटिसाइज करा गया। अब इसके अंदर एनालिटिकल स्कूल के अंदर हमारे नेक्स्ट जो जाने माने फिलोसोफर हैं वो है जर्मनी बेंथम। बेंथम का कहना था लॉ शुड बी मेड टू प्रमोट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। बेंथम कहते थे कि लॉ इस तरह से बनाया जाए कि वो लोगों के बीच में हैप्पीनेस को प्रमोट करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो खुशियां फैलाए। ठीक है। ही वॉज अ रिफॉर्मिस्ट एंड बिलीव इन कोडिफाइंग लॉज फॉर क्लैरिटी एंड पब्लिक बेनिफिट। इनका कहना था कि लॉज को जो है कोडिफाई करा जाए जिससे पब्लिक को बेनिफिट हो। ठीक है। जेनरी बेंथम इस बारे में कहते थे। इसका एग्जाम्पल जैसे हमारे पास आईपीसी इसका एग्जाम्पल था पुराना जो कि आज बीएनएसएस है, ये लार्जली हमारे बेंथम यूटिलेरियन एंड कोडिफाइड लॉ की अप्रोच है। बैंथरम का कहना था कि लॉ को आप कोडिफाइड करो और लॉ जो है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बनाया जाना चाहिए, ये बात हमारा बैंथरम कहते थे। ठीक है। जैसे कि हमारा आईपीसी के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स है, किसी भी ऑफेंस को लेके पनिशमेंट भी है, एक सिस्टमेटिक वे बताई है ना हमें आईपीसी के अंदर, लाइक बीएनएस के अंदर। तो वही बात जेनी बेंथम कहते थे कि आप इस तरह से लॉ बनाओ जो कि आपको एकदम क्लियर तरीके से हर चीज के बारे में डिफाइन करे। ठीक है। ताकि किसी भी तरह की एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए लॉ के अंदर, कोडिफाइड सिस्टम होना चाहिए एकदम। फिर हमारे पास एच एल ए हर्ट है। एच एल ए हर्ट ने मॉडर्नाइज करा एनालिटिकल स्कूल को। ठीक है। उन्होंने आर्ग्यू किया दैट नॉट ऑल लॉज आर कमांड, उन्होंने कहा कुछ लॉज कमांड नहीं होंगी, सम लॉज गिव पावर रेदर देन इम्पोज ड्यूटी। इन्होंने कहा कुछ लॉज जो है पावर्स देंगे, ड्यूटी नहीं लगाएंगे, मतलब हर मतलब सोवरेन अथॉरिटी जो जो कमांड कर रही है वो सारी कमांड लॉ नहीं है, कुछ कमांड जो है ड्यूटीज इंपोज करेगी ना कि लॉ होगी। एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट लॉ, विल्स, कंपल्सरी इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें क्या है, ये सारी ड्यूटी है। अगर आपने किसी के साथ लॉ परफॉर्म करा तो आप वो ड्यूटीज को फुलफिल करेंगे। तो उन्होंने कहा हर एक कमांड लॉ नहीं होगी, कुछ कमांड ड्यूटीज भी हो सकती हैं। ठीक है। इन्होंने रूल्स इंक्लूड करे थे प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स में इन्होंने कहा इम्पोज ऑब्लिगेशंस। ठीक है। इसमें जो है हमारी जो सॉवरेन अथॉरिटी है वो ऑब्लिगेशन लगा सकती है सामने वाले व्यक्ति को। ठीक है। कि आप चोरी ना करें, आप कोई गलत काम ना करें, एक तरीके की। ठीक है। ऑब्लिगेशंस एक तरीके की ड्यूटीज लगाई जा सकती हैं लोगों के ऊपर। सेकेंडरी रूल्स में उन्होंने कहा इम्पावर करते हैं इंस्टीट्यूशन को कि वो मेक या मॉडिफाई या फिर एजुकेट करे लॉज को। ठीक है। सेकेंड रूल्स के अंदर इन्होंने बात करी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर होना चाहिए हमारे पास लॉ को इनहेंस करने के लिए और लॉ को एक अच्छे तरीके से एजुकेट कराने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में। तो ये एच एल हट ने इस बारे में बात करी। He also introduced the concept of rule of recognition, a test to identify valid laws in a system. इन्होंने एक रूल और बनाया रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन। इस रूल के अंदर इन्होंने एक टेस्ट कराया कि भाई कौन सा लॉ वैलिड है हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग या कौन सा वैलिड नहीं है, उस चीज पर भी फोकस करा जाना चाहिए। तो पहले हमारे एनालिटिकल स्कूल में हमारे ऑस्टिन आए, उसके बाद जेरी मैंथम आए, उसके बाद एच एल ए हर्ट है। इन सब ने अपनी अपनी फिलोसफी दी, इन सब ने अपने अपने व्यूज रखे। फिर उसके बाद हमारे पास हंस कैल्सन आए। हंस कैंसल इनकी ही थ्योरी थी गुरंडॉम वाली जो हमने अभी पीछे थोड़ा सा जिसका हिंट लिया था। हंस कैल्सन ने बोला ऑल नॉन लीगल एलिमेंट्स फ्रॉम द ड्यूटी ऑफ लॉ। उनके अकॉर्डिंग जितने भी नॉन लीगल एलिमेंट होने चाहिए उसको रिमूव करना चाहिए स्टडी ऑफ लॉ, मतलब जितने भी नॉन लीगल एलिमेंट है हमें उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है लॉ के अंदर। इनके अकॉर्डिंग फॉर हिम लॉ was a system of hierarchical norms where each norm derive its validity from a higher one.
इनका कहना था कि जो हमारा लॉ है ना, वो एक हायरार्की और नॉर्म से चलता आ रहा है। मतलब पहले कुछ चल रहा था, जिससे इन्फ्लुएंस होके आज कुछ चल रहा है, आज कुछ चल रहा है तो जिससे इन्फ्लुएंस होके हो सकता है कल कुछ चले। तो ये इस चीज को प्रमोट करते थे कि एक जो नॉर्म्स है ना, उन सब के एक सिस्टम है, वो सब हायरार्की सिस्टम से डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें नॉन लीगल एलिमेंट्स में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब जो भी नॉन लीगल एलिमेंट्स है, जैसे कि कोई रिचुअल हो गया, ट्रेडिशन हो गया, हमें उन सब चीजों को इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा कहते थे। ठीक है। तो और इनका जो बेसिक मोटिव था, ये तय कह रहे थे हमारे पास एक ग्रड नॉर्म होना चाहिए, बेसिक नॉर्म, और इसी नॉर्म से जो है हमारे पास और छोटे छोटे नॉर्म्स बनने चाहिए। ठीक है। और इसको इसका कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए, इस ग्रड नॉर्म को, इसको हायर वन माना गया। ठीक है। अब इसका एग्जांपल हमारे इंडिया के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसको हमारा एज ए ग्रैंड नॉर्म माना जाता है इंडिया के अंदर, जो एक्ट करता है एज ए ग्रैंड नॉर्म। इफ अ लॉ लाइक सेक्शन 377 जो था आईपीसी का, जिसके अंदर होमोसेक्सुअलिटी की बात करी गई थी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। ठीक है। इट लूज वैलिडिटी बिकॉज इट कॉन्ट्राडिक्ट द ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही बात हंस कैल्सर कहता है, अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन है जो ग्रैंड नॉर्म को वायलेट कर रहा है, तो आप उसको जो है खत्म कर दो, उसको हटा दो। और ये कहता है कि ग्रैंड नॉर्म के थ्रू ही प्रोविजंस एवॉल्व होते हैं। ठीक है। तो ये बात करते हैं हमारी हंस केल्सन। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। बच्चों, कोई भी डाउट हो किसी को किसी भी तरीके का, आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में या तो ड्रॉप कर देना, वरना एक ऑप्शन तो वही है, अगर टाइम मैनेजमेंट होता है तो एक ऑप्शन यही है लास्ट, कि रात को 9 बजे एक रिविजनल लेक्चर रख दिया जाए, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस हो सकते हैं। बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये आप लोगों की डिस्क्रिप्शन है, ठीक लगता है तो ठीक है, मेरा ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। अगर आप लोगों की मेजोरिटी है कि ठीक है फॉर रिविजनल पर्पस ऐसा कुछ कर लेते हैं, वो तभी होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल की। अभी हमने नेचुरल स्कूल पढ़ा, फिर हमने पॉजिटिव स्कूल पढ़ा लाइक एनालिटिकल स्कूल, अब हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल स्कूल। सो ये जो हिस्टोरिकल स्कूल था जूरिस्प्रूडेंस का, ये बेस्ड था हमारे थ्योरीज के ऊपर। ठीक है। ये जो हमारा हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस था, ये थ्योरी ऑफ लॉ थी, जो होल्ड करती थी कि जो लॉ है इज नॉट मेड सडनली बाय द लेजिस्लेशन, but develop gradually over a time as a result of custom, tradition, beliefs and social practices। हिस्टोरिकल स्कूल ये कहता था कि सडनली कोई लेजिस्लेशन नहीं बन गई है। जो लेजिस्लेशन बनी है, मतलब जो लॉ बना है, वो हमारे कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ, जो हमारी सोशल प्रैक्टिस इतने समय से चलती आ रही है, उन सारी चीजों के बेसिस पर ही लॉ बना है। ये बात करता है हमारा हिस्टोरिकल स्कूल। लाइक जो भी हमारे सोर्सेज है ना पुराने, उन सारे सोर्सेज के ऊपर ही हमारी लेजिस्लेशन बनी है। तो ये कह रहा है कि भाई जो लेजिस्लेशन है ना जो बनी है, वो सडनली नहीं बनाई गई है, वो इन सारे प्रिंसिपल्स को, इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए लेजिस्लेशन बनाई गई है। इट एम्फेसाइज दैट लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। ये कहता है कि लॉ जो है हिस्ट्री एंड कल्चर से मिलके बना है। ठीक है। नॉट मेयरली अ कमांड ऑफ सोवरेन। ये कहता है कि सोवरेन के खाली कमांड से नहीं बन गया, लाइक सोवरेन ने कह दिया कि आज आप ये कर दो तो लॉ बन गया। वो सारी चीजें हमारी बिलीफ, ट्रेडिशन, कस्टम, कल्चर, उन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए ही वो लॉ बनाए गए हैं, ऐसा हमारा हिस्टोरिकल स्कूल कहता है। ठीक है। इसका ओरिजिनल बैकग्राउंड क्या था, ये हमारा 19th सेंचुरी के बाद उस टाइम पीरियड में इवॉल्व हुआ। ये हमारा नेचुरल लॉ स्कूल और एनालिटिकल लॉ स्कूल के रिएक्शन में इमर्ज हुआ। ये स्ट्रांगली अपोज था, हमारा जो आइडिया था यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्ट लीगल प्रिंसिपल के एकदम अपोज था। ठीक है। कहता था हमारे पास कोई ऐसी यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है, ना ही हमारे पास कोई ऐसे लीगल प्रिंसिपल है, उन सब चीजों के अपोज था। ये इन्फ्लुएंस था हमारे मूवमेंट्स इन यूरोप। यूरोप में उस टाइम पे जो मूवमेंट्स हुए लॉस को लेके, ये उस मूवमेंट से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था हमारा ये वाला स्कूल हिस्टोरिकल स्कूल। अब हिस्टोरिकल स्कूल की क्या कंट्रीब्यूशन रही है, तो हिस्टोरिकल स्कूल ने हाईलाइट करा है हमारे कस्टम एंड सोर्स ऑफ लॉ की इंपॉर्टेंस को। ठीक है। हिस्टोरिकल स्कूल बात करता है हमारी कंपैरेटिव एंड सोशियोलॉजिकल स्टडीज की, कि अगर आप कोई लॉ बना रहे हैं तो आप पहले दोनों फैक्टर्स को कंपेयर कीजिए, लाइक क्या उसका सोशल बैकग्राउंड है, उन चीजों को कंपेयर करो, ट्रेडिशन कस्टम की जो सोशल वैलिडिटी है, उन सब चीजों को कंपेयर करके ही आप लॉ बनाइए। इसमें कोडिफिकेशन को इन्फ्लुएंस करा के उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वाइड कोडिफिकेशन करो, लेकिन कोडिफिकेशन जो है कस्टम्स और बिलीफ पे, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस इस पर बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है। इन्होंने जो हमारा प्रिजर्व इंडिजीनियस लीगल सिस्टम था उसको प्रमोट करने में हेल्प करी, मतलब जो हमारा प्रिजर्व कल्चर था उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने हेल्प करी। अब इसके जो हमारे फर्स्ट ऑथर थे वो थे फ्राइडरिच, इसके फर्स्ट थे। ठीक है। बेसिकली इनको सेवन ए नाम से जाना जाता है, सेवन ए इनको कहा जाता है।
सो सेवन ने ये जो थे फाउंडर थे हमारे हिस्टोरिकल स्कूल के। ये जो सडन कोडिफिकेशन होती है उसके एकदम अपोजिट थे। इनका कहना था जो लॉ डेवलप हुआ है वो कस्टम एंड ट्रेडिशंस के चलते हुए ही डेवलप हुआ है। इनका कहना था जो लेजिस्लेशन है वो एक बाद की बात है, सबसे पहले जो लॉ इवॉल्व हुआ है वो सारा कुछ ट्रेडिशन बेसिस पर ही हुआ है। सेवन ने कॉन्सेप्ट दिया था वॉल्केजिस्ट का। ठीक है, या तो आ जाता है शायद पेपर में वॉल्केजिस्ट, तो वॉल्केजिस्ट का कॉन्सेप्ट हमको सेवन ने दिया था। इसके अंदर इन्होंने हाईलाइट करा था लोगों की कलेक्टिव विल। रूल लॉ को बनाने के लिए लोगों की क्या कलेक्टिव इच्छा है उस चीज का ध्यान रखा जाए, ऐसा वॉल्केजिस्ट के अंदर कहा गया, ये कॉन्सेप्ट दिया वॉल्केजिस्ट उन्होंने। इसके अंदर ये बिलीव करते थे कि लॉ जो है कैन नॉट बी प्रॉपरली अंडरस्टूड विदाउट नोइंग इट्स हिस्ट्री। उन्होंने कहा कानून को आप तब तक पूरा नहीं समझ सकते जब तक आपको उसकी हिस्ट्री ना पता चल जाए, मतलब जब तक आपको उसका बैकग्राउंड ना पता चल जाए कि वो लाया क्यों गया है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेवन ए, लॉ डेवलप नेचुरली ओवर द टाइम एज पीपल लिव टुगेदर इन द सोसाइटी। सेवन ए का कहना था कि लॉ जो है नेचुरली डेवलप हुआ है, एक समय से लोग साथ रहते आ रहे हैं तो उन सब चीजों के चलते हुए लॉ नेचुरली डेवलप हुआ है। इट्स शेड बाय कस्टम, हमारा जो लॉ है वो कस्टम्स के, ट्रेडिशन के एंड सोशल नीड से ही शेप हुआ है। लॉ सडनली नहीं बना है, ना ही वो सडनली कॉपी करा गया है किसी भी कंट्री से। लॉ जो है हमारा ट्रेडिशनल कस्टम्स को फॉलो करते हुए ही बना है। ठीक है, ऐसा सेवन ने कहा। ही एक्सप्लेन दैट लॉ कम्स फ्रॉम कॉमन बिलीव्स एंड स्पिरिट ऑफ पीपल। इन्होंने कहा जो लोग है जो हमारा लॉ है वो लोगों के जो कॉमन स्पिरिट है, मतलब कॉमन ब्रदरहुड है उसकी, उससे बना है और उनके कॉमन बिलीफ से बना है। ठीक है, और इसी कॉमन बिलीफ को लोगों की जो ब्रदरहुड की स्पिरिट है उसको वॉल्केजिस्ट कहा गया, एक तरीके की नेशनल स्पिरिट। ठीक है। जब कोई एक व्हेन अ नेशंस आइडेंटिटी इज स्ट्रांग इट लॉज ग्रोज स्ट्रॉन्गर। इनका कहना था जब भी एक नेशन की जो आइडेंटिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, कोई नेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो उसके लॉज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। ठीक है। व्हेन द आइडेंटिटी वीक लॉ ऑल्सो डिक्लाइन। उन्होंने कहा जब एक नेशन की आइडेंटिटी वीक होगी तो उसके लॉज भी वीक होते चले जाएंगे। तो ये बात कही थी हमारी सेवन ने। सेवन ने हमारे फाउंडर थे हिस्टोरिकल स्कूल के। हिस्टोरिकल स्कूल में बात करी गई सिंपल सी कि भाई जितने भी लॉज हैं वो हमारे ट्रेडिशन कस्टम कल्चर्स के बेस पर ही इवॉल्व हुए हैं। लॉज आज नहीं इवॉल्व हुए हैं, वो सदियों से चलते आ रहे हैं, बस हमने उनको कोडिफाई नहीं करा है। ठीक है। फिर हमारे सर हेनरी मेन आए 1822 से 1888 में। इन्होंने हमारा हिस्टोरिकल मेथड को कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस के थ्रू अप्लाई करा, इन्होंने हिस्टोरिकल मेथड को यूज करा। ठीक है। इन्होंने स्टडी करा लीगल एवोल्यूशन अक्रॉस सोसाइटी। इन्होंने सोसाइटीज के अंदर जो लीगल एवोल्यूशन हो रहे थे उन सबको स्टडी करा। इनकी एक फेमस थ्योरी थी जिसको कहा जाता है प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, जिसको प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी के नाम से कहा जाता है। प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी इज फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इनकी ये थ्योरी थी, मतलब कि जो सोसाइटी की प्रोग्रेस होती है वो उसके स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से एक सोसाइटी की जो है प्रोग्रेस होती है। इनके कुछ फेमस वर्क थे जैसे कि एंशिएंट लॉ, इन्होंने एक थ्योरी लिखी थी, वो इनके कुछ फेमस वर्क थे सर हेनरी मेन के। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे फेडरिच आए। फेडरिच को एज अ पूछताछ आइडिया बोला जाता है, जॉर्ज फेडरिच आए। फेडरिच पुछता वॉज अ प्रोमिनेंट जूरिस्ट, एक प्रोमिनेंट जूरिस्ट थे। इन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अंदर अपनी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रखी है। ठीक है। अ, काफी ज्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूशन रखी है। एंड इन्होंने कहा कि जो क्लोज फॉलोअर्स हैं अच्छा, फेडरिच सेवने को काफी मानते थे, उनके ये फॉलोवर थे। तो उन्होंने सेवन ए के ही आइडिया को कहीं ना कहीं रिफाइंड करा, उन्हीं की थ्योरी को कहीं ना कहीं उन्होंने सिस्टमैटिक वे में अरेंज करा। ठीक है। सो सेवन ए थ्योरी पर्टिकुलर एम्फेसाइजिंग रोल ऑफ जूरिस इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉ। इन्होंने सेवन ए के ही स्टोरी को रिफाइंड करा, उसको सिस्टमैटिक वे में करा। ठीक है, क्योंकि ये सेवन ए के एक फॉलोवर थे इसलिए। पुचुता बिलीव दैट लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल। इन्होंने कहा एक जो लॉ है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है लोगों की, मतलब एक लॉ को सब लोग मिलके बनाते हैं। ठीक है, जिसको वॉल्केजिस्ट कहा गया था, सेमिने ने कहा था। बट इट डज नॉट रिमेन वेग्यू और अनस्ट्रक्चर्ड। इन्होंने कहा लेकिन जो भी कोई कानून लोगों ने मिलके बनाया है वो एकदम वेग्यू या फिर अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए उस लॉ का। अकॉर्डिंग टू हिम लॉ जो है ग्रेजुअली शेप्ड क्लैरिफाइड एंड सिस्टमाइज्ड होना चाहिए जूरिस्ट के द्वारा। इनका ये कहना था लोगों ने मिलकर लॉ तो बना लिया, जो कोई कस्टम फॉलो होता आ रहा है उसको हमने लॉ मान लिया, लेकिन हमें उस कस्टम को या उस ट्रेडिशन को
प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से एक सिस्टमाइज वे में हमें उसको लॉ की तरह बनाना चाहिए, ऐसा उच्चता ने कहा था। लॉ ओरिजिनेट इन द पीपल बट इज साइंटिफिकली डेवलप बाय जूरिस्ट। इनका कहना था कि जो लॉ ओरिजिनेट होता है वो लोगों के थ्रू होता है, लेकिन वो जो है डेवलप होता है ज्यूरिस्ट के थ्रू डेवलप होता है। ठीक है। अब इसका रेलेवेंस क्या है इंडिया के अंदर? रिकॉग्निशन ऑफ कस्टमरी लॉज इन हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, जैसे कि हिंदू एंड मुस्लिम लॉ में कुछ प्रैक्टिसेस चलती आ रही थी, ठीक है, वो उसे हमने रिकॉग्नाइज करा। कोर्ट्स ऑफ्टन अपहोल्ड वैलिड कस्टम इफ दे आर, कोर्ट जो है कस्टम्स को एक तरीके के वैलिड कस्टम मानते थे। अगर कोई भी कस्टम एंशियंट होता था, सर्टेन होता था, रीजनेबल होता था, कोई भी कस्टम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होता था, तो उन सारे कस्टम्स को जो है अपोज नहीं माना गया पब्लिक पॉलिसी के। ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके बारे में बात करता था हमारा फेडरल। ठीक है। ठीक है। अगर किसी को बच्चे कोई भी डाउट हो तो वो अपना डाउट जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। ठीक है। अब बात करते हैं, हमने हिस्टोरिकल स्कूल देखा, हमने एनालिटिकल स्कूल देखा, नेचुरल लॉ स्कूल देखा, अब हम देखते हैं सोशोलॉजिकल स्कूल। ठीक है। अब अगर बात की जाए सोशोलॉजिकल स्कूल की, तो सोशोलॉजिकल स्कूल जो है इसका जो बैकग्राउंड है वो हमारे 19 एंड 20 सेंचुरी में ही इवॉल्व हुआ है ये भी। ठीक है। ये हमारा एनालिटिकल स्कूल के अगेंस्ट, हिस्टोरिकल स्कूल के अगेंस्ट इवॉल्व हुआ है। जो हमारे सोशोलॉजिकल ज्यूरिस्ट थे वो आर्ग्यू करते थे कि जो लॉ मस्ट भी स्टडी करना चाहिए सोसाइटी के रिलेशन के लिए, और उसको फंक्शन करना चाहिए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। बेसिकली सोशोलॉजिकल के अंदर हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर की। जितने भी लॉज बनाए जा रहे हैं वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ही बनाने चाहिए। ठीक है। लॉ इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड मस्ट बी वैल्यूएटेड इन द टर्म्स ऑफ इट्स सोशल इफेक्ट। लॉ जो है एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो इवॉल्व होना चाहिए इन द टर्म्स ऑफ सोशल इफेक्ट के टर्म्स में जो है इवॉल्व होना चाहिए। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशोलॉजिकल स्कूल की? इसका यह है कि लॉ इज अ मीन टू अचीव अ सोशल एंड, मतलब कि लॉ का मतलब है कि सोशल एंड्स को अचीव करा जाए। नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, मतलब कि हमें सोशल एंड्स को अचीव करना है। ठीक है। एम्फिसाइज ऑन सोशल इंटरेस्ट, हम लोग को जो भी सोशल इंटरेस्ट है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को फोकस नहीं करके हमें सोशल इंटरेस्ट पे फोकस करना है। लॉ जो है एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए और अडेप्टेबल होना चाहिए कि जिस सोशल नीड को फुलफिल कर सके, इस तरह का लॉ होना चाहिए। लॉ को फोकस करना चाहिए प्रैक्टिकल ऑपरेशन पे, ना कि जस्ट एब्स्ट्रैक्ट द रूल्स, इन पे नहीं, प्रैक्टिकल ऑपरेशन होना चाहिए किसी भी लॉ का। कोर्ट एंड जजेस प्ले एन एक्टिव रोल इन द बैलेंसिंग द कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट। जजेस और कोर्ट काफी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं इस चीज को बैलेंस करने में। इम्पॉर्टेंस ऑफ जस्टिस, सोशल कंट्रोल एंड द सोशल इंजीनियरिंग, इसके अंदर हमें जस्टिस और सोशल कंट्रोल और सोशल इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि एक तरीके का सोशल वेलफेयर कितना जरूरी है, उस बारे में इस स्कूल के अंदर बात करी गई। तो अब अगर हम बात करें रॉस्क्यू पॉइंट की, तो जो रॉस्क्यू पॉइंट थे उन्होंने हमें एक डेफिनेशन दी इसके सोशोलॉजिकल स्कूल में। उनका कहना था कि ये एक टूल है सोशल इंजीनियरिंग का, विच सीक्स टू बैलेंस कॉम्पिटिंग द इंटरेस्ट इन सोसाइटी विद मिनिमम फ्रिक्शन एंड वेस्ट। इनका बेसिकली ये कहना था कि हम लोगों को जब लॉ बन रहा है तो उस टाइम पे जो है सोशल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी रखना चाहिए। ठीक है। इनका बेसिकली ये कहना था कि जिस टाइम पर लॉ बन रहा है उस टाइम पे हमारा बेसिक मोटिव यही होना चाहिए, एक बैलेंस करा जाए सोसाइटी के इंटरेस्ट के बीच में, और जो भी कोई लॉ आप बना रहे हैं उस चीज़ का ध्यान रखें तो उसका मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए अच्छे से, और उसका कोई भी वेस्ट नहीं होना चाहिए उस लॉ का। अकॉर्डिंग टू हिम, सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। उनका कहना था कि हर सोसाइटी के अंदर अपने अपने इंटरेस्ट हैं, कॉन्फ्लिक्ट है लोगों के इंटरेस्ट के बीच में, तो हमें उस चीज को बैलेंस करना है, मतलब ताकि लोगों के जो इंटरेस्ट है उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हमें बैलेंस करना है। हमें ध्यान रखना है कि लॉ जो है उसको प्रमोट करा जाए सोशल स्टेबिलिटी के साथ एंड सोशल चेंजेस के साथ साइमल्टेनियसली, मतलब हमें एक साथ में सोशल स्टेबिलिटी और जो हमारी सोशल चेंज है उसको साथ में प्रमोट करना है। तो इस बारे में बात करते थे हमारे रोस्क्यू पाउंड। रोस्क्यू पाउंड का बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे इंटरेस्ट का। इन्होंने इंटरेस्ट को क्लासिफाइड करा थ्री कैटेगरीज में। इन्होंने कहा इंडिविजुअल इंटरेस्ट,
जो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट है, लाइक पर्सनैलिटी, डोमेस्टिक रिलेशन, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, हमें इन सारे इंटरेस्ट पे भी ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट, हमें पब्लिक इंटरेस्ट पे भी ध्यान रखना चाहिए कि मतलब स्टेट लीगल एंटिटी के इंटरेस्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए, इन सारे इंटरेस्ट पे हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए, मतलब हमें इन सारी चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद बात करी जाए सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट में इन्होंने बात करा कि सोशल सिक्योरिटी एंड पीस जो है लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, सोशल इंस्टीट्यूशन बनाए जाए लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, उसके साथ साथ जो मॉरल है, जनरल पब्लिक वेलफेयर, उस चीज को जो है अचीव करा जाए। तो रॉस्को फाउंड बेसिकली बात करते थे सोशल इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट को उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा। उसके बाद इनका रोल क्या रहा है जुडिशरी के अंदर, इन्होंने कहा कि जो जजेस हैं उनको मैकेनिकली लॉ अप्लाई नहीं करना चाहिए, मतलब उन्हें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि क्या लॉ है, सिर्फ वो वही लॉ अप्लाई करें, उनको थोड़ी अपनी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी करनी चाहिए, मतलब उनको अपना थोड़ा माइंड का यूज करना चाहिए जिस टाइम पे वो इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, लाइक क्या सोशल कंडीशन है, पब्लिक नीड्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसीजन, इन सारी चीजों को सोच कर जो है उस तरह से डिसीजन देना चाहिए जजेस को। ठीक है, इसमें इन्होंने ऐसा कहा था कि जो जजेस हैं जब वो डिसीजन दे रहे हैं तो वो ये सारे फैक्टर्स को नजर में रखते हुए डिसीजन दे। जुडिशियल डिस्क्रिशन इज एसेंशियल टू अचीव जस्टिस, इनका कहना था कि जो जुडिशियल डिस्क्रिशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जस्टिस को अचीव करने के लिए। फिर बात करते हैं लियोन दुगित की। लियोन दुगित हमारे 1859 1928। इन्होंने जो लियोन दुगित थे ये एक फ्रेंच सोशियोलॉजिकल जूरिस्ट थे। इन्होंने हमारा जो ट्रेडिशनल नेशंस का जो कॉन्सेप्ट था उसको रिजेक्ट करा। इन्होंने कहा सोवरेनिटी होनी चाहिए और नेचुरल राइट्स होनी चाहिए। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। इसके अंदर दिगित ने कहा कि एक सोशल सॉलिडेरिटी मतलब कि इंटरडिपेंडेंस होती है इंडिविजुअल राइट्स की सोसाइटी के ऊपर, मतलब जो राइट्स हैं लोगों के वो कहीं ना कहीं सोसाइटी पर डिपेंड होते हैं। हर एक व्यक्ति को जो है डिपेंड होता है दूसरे व्यक्ति पे अपने सर्वाइवल के लिए, मतलब हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड होता है। ठीक है। तो ये जो लॉ था ये बेस्ड था इंटरडिपेंडेंस, मतलब सोसाइटी लोग, मतलब सब लोग एक दूसरे पर डिपेंड है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। तो उन्होंने कहा लॉ होना चाहिए ताकि जो सोशल सॉलिडिटी है, लोगों के जो सोशल रिलेशंस हैं उसको मेंटेन रखा जा सके। इन्होंने कहा है कि स्टेट अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि जस्टिफाइड अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि सारे सोशल फंक्शंस को फुलफिल करे। ठीक है। तो ये बात लियोन दुगित ने कही। अब इनका जो बेसिस था थ्योरी का वो यही था कि सोसाइटी इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड इंडिविजुअल। उन्होंने कहा सोसाइटी के अंदर सिर्फ खाली इंडिविजुअल्स नहीं होते, सारे इंडिविजुअल्स इसके अंदर मिक्स होते हैं, हर इंडिविजुअल की अपनी खुद की म्यूचुअल नीड्स होती है। इन्होंने कहा कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर ये कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करती है। ठीक है। इन्होंने कहा हमें कॉपरेशन एंड जो लेबर और डिवीजन का मतलब जो गैप है वो सारी चीजें इंटरडिपेंडेंस बनाती है लोगों के बीच में। तो उन्होंने कहा जो लॉज हैं वो अननेचुरली रेगुलेट करते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा था बेसिकली कि हर एक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड है, तो लॉ जो है ट्रेडिशनल भी नहीं चलने चाहिए, लॉ सॉवरेन होने चाहिए और उसके साथ साथ नेचुरल राइट्स होने चाहिए। ठीक है। अब इनको भी क्रिटिसाइज कर दिया गया क्योंकि इन इंडिविजुअल राइट्स की इन्होंने परवाह ही नहीं की। इन्होंने कहा सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं तो सबके राइट्स पे इन्होंने फोकस करा। इन्होंने सोवनेटी अनरियलिस्टिकली उसको डिनाइज कर दिया। ठीक है। इन्होंने एम्फेसाइज कर दिया सोशल ड्यूटीज पे। इन्होंने कहा कि सोशल ड्यूटीज पे इन्होंने ज्यादा फोकस करा। ठीक है। उसके साथ साथ जो सोवरेन की जो अनरियलिस्टिक वे था उसको इन्होंने डिनाई कर दिया, सोवरेन अथॉरिटी को इन्होंने इतना ज्यादा प्रमोशन है उतना ज्यादा उसको इन्वॉल्व ही नहीं करा अपनी थ्योरी के अंदर। अब आया हमारा अमेरिकन मॉडर्न लीगल रियलिज्म। ये एक हमारा अमेरिकन मॉडर्न रियलिज्म थ्योरी थी, एक स्कूल था। ये जो थ्योरी थी हमारी, ये हमारी 20वीं सेंचुरी में डेवलप हुई थी। ठीक है। ये हमारी यूनाइटेड स्टेट्स में डेवलप हुई थी और इसका ये हमारा फॉर्मलिज्म और कॉन्सेप्चुअलिज्म के अगेंस्ट में थ्योरी डेवलप हुई थी। इसके अंदर कहा गया फॉर्मलिज्म एक थ्योरी थी जिसके अंदर कहा गया कि लॉ क्लोज्ड है, लॉजिकल सिस्टम है और उसके अपने खुद के रूल्स है, एंड जो जुडिशियल डिसीजन है कैन बी रीच्ड बाय मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स ऑफ फैक्ट विदाउट कंसिडरिंग सोशल इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल फैक्टर। हमारा जो अमेरिकन स्कूल था ये अमेरिकन मॉडर्न लीगल रियलिज्म, ये इसलिए ही आया। यूएस में उस टाइम पे फॉर्मलिज्म बहुत चल रहा था, मतलब कि जो बात कानून में लिखी है सिर्फ वही बात होगी, इसके अलावा जितने भी आसपास के फैक्टर है कि क्या इकोनॉमिक कंडीशन है सामने वाले की है, क्या सोशल फैक्टर है, उन सबको ध्यान नहीं रखा जाएगा, उन सबको नजर में नहीं रखा जाएगा, इन सब चीज को मना कर दिया गया। फिर हमारा कॉन्सेप्चुअलिज्म के भी अगेंस्ट था। कॉन्सेप्चुअलिज्म इज अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म की रिफाइंड फॉर्म थी कॉन्सेप्चुअलिज्म। ये एम्फेसाइज करता था एब्स्ट्रैक्ट लीगल कॉन्सेप्ट पे रेदर देन रियल लाइफ फैक्ट्स पे। कॉन्सेप्चुअलिज्म जो है हमारा लीगल कॉन्सेप्ट जो रिटर्न कॉन्सेप्ट है उसी पे फोकस करता था, ना कि रियल लाइफ फैक्ट पे। कॉन्सेप्चुअलिज्म के अंदर लॉ जो है बिल्ड करा गया एज अ लीगल कॉन्सेप्ट लाइक राइट, ड्यूटी एंड सोवरेनिटी। जजेस
रीजन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट नॉट फ्रॉम द सोशल नीड। इसके अंदर जो जजेस थे वो कॉन्सेप्ट के चलते हुए ही काम करेंगे, अपना जो भी सोशल नीड है सामने वाले की उसको मद्देनजर रख के काम नहीं करेंगे। ये जो रीजन थे, इन रीजंस के चक्कर में ही हमारा अमेरिकन रियलिज्म जो है डेवलप हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगा अगर सारे जजेस अगर इस तरह से फोकस करेंगे, इस तरह से फैसला लेंगे कि वो सामने वाले की साइकोलॉजी को नहीं नोटिस कर रहे, सामने वाले की सोशल कंडीशंस नहीं देख रहे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अनफेयर हो सकती हैं। ठीक है, तब ये हमारा इवॉल्व हुआ। अमेरिकन लीगल रियलिस्टिक स्कूल हमारे 20वीं सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। ठीक है ना। इसका जो प्राइमरी रिएक्शन था वो यही था, ये हमारे ट्रेडिशनल स्कूल के अगेंस्ट था। ठीक है, हमारा जो रिजिड अप्रोच था उसको ये बना करता था, जो हमारा फॉर्मलिज्म कॉन्सेप्चुअलिज्म से अराइज हो रहे थे। लीगल रूल्स डू नॉट डिसाइड केसेस बाय देमसेल्फ। इसमें ये था कि जजेस खुद से केसेस नहीं डिसाइड कर सकते, जजेस डिसाइड करते थे केसेस, एंड देयर डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस नॉन लीगल फैक्टर। इसमें कहा गया इस केस के अंदर कि जो जजेस है ना उनको कुछ नॉन लीगल फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए जिस टाइम पे वो केसेस को डिसाइड करें। ठीक है। लॉ इज व्हाट एक्चुअली डू कोर्ट डू इन प्रैक्टिस, नॉट व्हाट इज रिटन इन द स्टेट्यूट्स ऑफ टेक्स्ट बुक। इस थ्योरी के अंदर कहा गया एक्चुअल में लॉ वो है जो कोर्ट की प्रैक्टिस में चल रहा है, ना कि वो जो किताबों में लिखा है। ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कुछ नॉन लीगल फैक्टर्स को भी जो है मतलब नजर में रखना चाहिए जिस टाइम पे जजेस डिसीजन ले रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट है लॉ इन एक्शन। हमें फोकस करना चाहिए कि किस तरह से लॉ ऑपरेट हो रहा है रियल सिचुएशन में, ना कि वो जो कि किताबों में लिखा है। जुडिशियल बिहेवियर, इसमें कहा गया जजेस की पर्सनैलिटी क्या है, उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें भी जजेस को देखनी चाहिए सामने वाले व्यक्ति की। जब कोई जजेस डिसीजन दे रहे हैं तो वो देखे सामने वाले व्यक्ति की क्या पर्सनैलिटी है, क्या उसका सोशल बैकग्राउंड है, क्या उसका इकोनॉमिकल है, क्या उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर है सामने वाले के। डाउटफुलनेस ऑफ लीगल क्लियरिटी, लॉ इज नॉट डिफाइंड और प्रिडिक्टेबल, सम रूल्स में प्रोड्यूस डिफरेंट आउटकम्स। इसमें कहा गया है कि जो लॉ है वो एकदम क्लियर नहीं है, लॉ के कुछ रूल्स ऐसे हैं जो एम्बिग्यू हैं, मतलब जिससे एम्बिग्यूटी हो सकती है। तो हमें हर रूल से अलग अलग आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ बाहर के फैक्टर्स को देखना चाहिए जिस टाइम पे लॉ बनाते हैं या जिस टाइम पे केस डिसाइड होता है। फैक्ट सेंटर्ड अप्रोच, ग्रेटर एम्फेसाइजिंग ऑन फैक्ट्स ऑन द केस देन लीगल रूल्स। इसके अंदर रूल्स पे ज्यादा फोकस करा गया, मतलब कि इस रूल्स के अंदर फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करा, रूल्स पे नहीं फोकस करा गया। इन्होंने कहा रूल्स पे इतना फोकस मत करो, रूल्स सिर्फ एक लिखी हुई बातें हैं, आप फैक्ट्स पे देखो और सिचुएशन को देखो, उसके बाद आप डिसीजन लो। ठीक है। जजेस मेड लॉ, इन्होंने कहा कि जजेस लॉ बनाते हैं अपने डिसीजंस के थ्रू। इस थ्योरी के अंदर कहा गया था लॉ जो है जजेस बनाते हैं अपनी थ्योरीज के थ्रू। यूज ऑफ सोशल साइंस, इसमें कहा गया लॉ शुड बी स्टडीड यूजिंग सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इसके अंदर कहा गया जो जजेस हैं जब वो डिसीजन दे रहे हैं और जब लॉ बन रहा है तो जो लॉ जो है सोशियोलॉजी साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स चीजों पे भी बेस्ड होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे ओलिवर आए। ओलिवर वेल्स होमलेस है हमारे पास। होम्स ने ये बोला, ओलिवर ने बेसिकली इस बारे में हमसे बात करी कि जो लॉ है वो प्रिडिक्शन है कोर्ट बिहेवियर की। इट इंट्रोड्यूस द बैडमैन थ्योरी। इन्होंने कहा जो लॉ है वो कोर्ट बिहेवियर से बनता है, मतलब जो भी चीजें कोर्ट प्रिडिक्ट करती है उससे लॉ बनता है। इन्होंने एक बैडमैन थ्योरी को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है। तो इस थ्योरी के अंदर इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, एक सेकेंड, it explains law from a practical and predictive perspective rather than a moral abstract one। इन्होंने कहा कि लॉ जो है प्रैक्टिकल एंड प्रिडिक्टिव होना चाहिए, खाली मॉरल या फिर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट कानून के बेस पे नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा लॉ को अगर आपने समझना है तो वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए, लाइक एक्चुअल में क्या सिचुएशन है। ठीक है। और प्रिडिक्टिव होना चाहिए। ठीक है। द बैडमैन थ्योरी, अभी जो द बैडमैन थ्योरी थी इट इज नॉट कंसर्न विद मोरालिटी और एथिक्स, इसकी कोई भी कंसर्न नहीं था मोरालिटी और एथिक्स से। ये बात करता था ऑब्वियस लॉ ओनली टू अवॉइड पनिशमेंट। ये कहता था लॉ को ऑबे करना चाहिए पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए। वांट टू नो द प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्शन, इस थ्योरी के अंदर ये बात की गई थी कि ये जो थ्योरी थी ये बेसिकली मोरालिटी और एथिक्स से नहीं रिलेटेड थी। ठीक है। इस थ्योरी के अंदर ये कहा गया कि लोग लॉ को ओबे करते हैं ताकि वो पनिशमेंट को अवॉइड कर सके। ठीक है। और इससे पता चलना चाहिए कि लोगों के क्या एक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमारी जो बैडमैन थ्योरी थी ना बेसिकली ओलिवर वेंड्रल होम्स ने दी थी। ठीक है।
और ये भी थ्योरी बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी कि जो जजेस हैं वो अपने माइंड को लगाकर लॉज बनाएं, ऑन मोमेंट उस पे काम करें, प्रैक्टिकल प्रिडिक्शन पे, मतलब जो हमारी प्रिडिक्शन, एक जो प्रैक्टिकल हमारा काम चल रहा है ना कोर्ट के अंदर, उस चीज को ध्यान में रख के काम करा जाए। ठीक है। फिर हमारा कार्ल आया, जो हमारे कार्ल आया, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट थिंकर थे हमारे अमेरिकन लीगल रियलिस्टिक स्कूल के। ये इनका बिलीव था दैट द लॉ, एक सेकेंड, दैट द लॉ इज नॉट व्हाट इज रिटन इन बुक्स। इनका भी यही कहना था, लॉ वो नहीं है जो किताबों में लिखा है, लॉ वो है जो एक्चुअली कोर्ट फॉलो कर रही है अपनी डेली लाइफ के अंदर, अपनी रियल लाइफ के अंदर। टू अंडरस्टैंड लॉ आप जजेस को देखिए, जजेस के काम को देखिए, ना कि बुक्स को देखिए। लेल्विन ये कहना चाहते थे कि जो रूल्स अलोन डू नॉट डिसाइड केसेस, इन्होंने कहा खाली रूल्स केसेस डिसाइड नहीं करते, जजिस का जो बिहेवियर है, जो कोर्ट की प्रैक्टिसेस हैं, और जो रियल सिचुएशन है कोर्ट के अंदर, वो सारी चीजें हमको रूल्स को मानने में या लॉ को बनने में हेल्प करती है। ठीक है। फिर इसके अंदर जीरोम फ्रैंक है। जीरोम फ्रैंक ने एक लीडिंग ज्यूरिस्ट है अमेरिकन लीगल रियलिस्टिक स्कूल के। इन्होंने फोकस करा ऑन साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट, इन्होंने साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट की बात करी जुडिशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर। इन्होंने आर्ग्यू करा दैट अनसर्टेनिटी इन लॉ अराइज मेनली फ्रॉम अनसर्टेनिटी इन फैक्ट एंड ह्यूमन बिहेवियर। उन्होंने कहा जो अनसर्टेनिटी अराइज होती है वो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, जब अनसर्टेनिटी होती है तभी अनसर्टेनिटी अराइज होती है किसी भी लॉ के अंदर या किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है। अगर किसी भी फैक्ट, कोई भी फैक्ट अनसर्टेन है तो उसे अनसर्टेनिटी होगी ही जिस टाइम पे आर्ग्यूमेंट होगा, या कोई भी ह्यूमन बिहेवियर अनसर्टेन है तो उन चीजों से भी अनसर्टेनिटी हो सकती है केस को डिसाइड करने के लिए। इनके कुछ व्यूज थे। फैक्ट स्केप्टिमिज्म, इसका मतलब ये है डाउटफुलनेस। इन्होंने कहा फ्रैंक सेड अनसर्टेनिटी इन लॉज कम्स फ्रॉम द अनसर्टेन फैक्ट नॉट जस्ट क्लियर रूल्स। इन्होंने कहा अनसर्टेनिटी हमारी वहां आती है जहाँ पे फैक्ट अनसर्टेन होते हैं और हमारे पास क्लियर रूल्स नहीं होते। इन्होंने कहा विटनेस झूठ भी बोल सकते हैं या अपनी बातें भूल भी सकते हैं, तो इन्होंने कहा जजेस में बी मिसअंडरस्टैंड द एविडेंस, ऐसी सिचुएशन में जजेस जो है एविडेंस को गलत समझ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इनका भी मेजर फोकस यही था कि ये डील करते थे साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट, मतलब कि मेंटल जो एक जो मेंटल एस्पेक्ट होता है ना, इंटेलिजेंस के एक्सपेक्ट पे डील करते थे हमारा जेम्स, मतलब जेरोम फ्रैंक साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट पे डील करते थे ज्यादातर। ठीक है। उसके बाद क्या जज है, रोल का क्या मतलब, जजेस का क्या रोल है। तो डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जजेस अपब्रिंगिंग, ब्रीफ्स एंड वैल्यूज, इमोशंस एंड प्रेजुडिस। कहीं ना कहीं जजेस की पर्सनैलिटी भी मैटर करती है किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए, कि क्या उनका पास्ट रहा है, किस तरीके का बैकग्राउंड रहा है, किस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग हुई है। क्योंकि अगर जजेस अपना माइंड यूज कर रहे हैं कोर्ट के अंदर और उनके माइंड से जो लॉ वो बना रहे हैं, अगर हम उनको लॉ मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी भी इफेक्ट करती है एक लॉ में। लॉ इज वर्ड कोर्ट डिसाइड, इसमें भी यही कहा है कि लॉ वो है जो एक कोर्ट डिसाइड करती है, ना कि जस्ट वो जो किताबों में लिखा है। ठीक है। तो इस बारे में ये जो हमारा रियलिस्टिक स्कूल था अमेरिका का, ये बेसिकली इसी बारे में बात करता है, लॉ सिर्फ वो नहीं है जो किताबों में लिखा है, लॉ एक्चुअल में वो है जो कोर्ट में जो प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लॉ। ये जो हमारी इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लॉ है, ये कार्ल मार्क्स के थ्रू इवॉल्व हुई थी 1818 से 1883 में। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, ये एक इकोनॉमिस्ट थे और एक सोशल थियोरिस्ट थे। इन ज्यूरिप्रूडेंस मार्क्स ने एसोसिएट करी अपनी इकोनॉमिक मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ लॉ। इसके अंदर इन्होंने एक्सप्लेन करा एक इकोनॉमिक रिलेशन विद द क्लास स्ट्रगल। इन्होंने बेसिकली ये कहा कि इकोनॉमिक रिलेशन होने चाहिए और क्लास स्ट्रगल। इसके अंदर बेसिक ये बात की गई थी, इकोनॉमिक रिलेशन दो टाइप में है। एक तो वो सोसाइटी है जो रूल कर रही है, और एक वो सोसाइटी है जो स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, रूलिंग सोसाइटी और एक स्ट्रगल सोसाइटी। इन्होंने कहा लॉ इज नॉट एन इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल सिस्टम, इट इज शेप्ड बाय द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लासेस। इन्होंने कहा जो लॉ है ना, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लिए जो है शेप करा जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, जो लॉ है वो खाली रूलिंग क्लासेस का जो इंटरेस्ट है उसको ही सर्व कर रहा है। द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लॉ एंड द स्टेट इज रूटेड इन इट्स इकोनॉमिक एंड क्लास एनालिसिस ऑफ द सोसाइटी। लेकिन मार्क्सिस्ट ने कहा हमारे यहाँ पे जो लॉ है ना, वो जो लॉ है, स्टेट का जो लॉ है, वो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ही उसके अंदर इमर्ज है। मतलब कि एज अ, अगर आप ह्यूज लेवल पे देखो, जो लॉज बनाए गए हैं वो रूलिंग क्लास के लिए बनाए गए हैं, उन्हीं को उनसे जो है मोस्टली बेनिफिट हो रहा है। मार्क्सिस्ट सी लॉ एंड द स्टेट नॉट एज अ न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन। मार्क्सिस्ट का कहना था लॉ और स्टेट एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है,
बट एज ए इंस्ट्रूमेंट दैट रिफ्लेक्ट एंड द इन्फोर्स इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लासेस। इन्होंने कहा लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट है, स्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कहा गया लॉ को इसमें बोला गया एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूलिंग क्लास, मतलब लॉ इस तरह से बनाया जा रहा है जो कि रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को शो कर रहा है, मतलब कि वो पैसे वाली क्लासेस जो लॉ, छोटी क्लासेस जो हैं, जो हमारी स्ट्रगल क्लासेस को डोमिनेट कर रहे हैं। स्टेट को टूल बोला गया है कि वो डोमिनेंस को जो है इन्फोर्स कराता है। ठीक है, लॉ एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है रूलिंग क्लासेस के लिए, क्योंकि जितने भी लॉज हैं वो मोस्टली बड़े लोगों को तो फायदा दे रहे हैं जो कि इकोनॉमिकली स्टेबल है, लेकिन जो लोग इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है वो उन सबको कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं। तो ये जो एक टूल है वो एक तरीके का डोमिनेंस है। ठीक है, चेंज इन द इकोनॉमिक बेस। इन्होंने कहा जो चेंज हुआ लॉ एंड स्टेट के बीच में, जो चेंजेस आए उस टाइम पीरियड के, इनका जो अल्टीमेट गोल है वो ये होना चाहिए कि वेयर द लॉ एंड स्टेट आर कोर्सिव इंस्टीट्यूशन बिकेम अननेसेसरी। इन्होंने कहा कि जो लॉ है और जो स्टेट है वो कोर्सिव इंस्टीट्यूशन नहीं होने चाहिए, अगर वो कोर्सिव होते हैं तो वो अननेसेसरी बन जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनकी ये कुछ डिमांड्स थी जो इस मतलब कि इस स्कूल के अंदर कही गई। इस अप्रोच के अंदर बेसिकली एक आ गया था, दो क्लास होती है, एक होती है रूलिंग क्लास और एक होती है स्ट्रगल क्लास। रूलिंग क्लास वो होती है जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल पार्टीज होती हैं, इकोनॉमिकली जो अच्छी होती हैं। और स्ट्रगल क्लास वो होती हैं जिनसे वो लोग अपना काम कराते हैं, जिनसे वो लोग अपना प्रॉफिट लेते हैं, लाइक लेबर क्लास हमारी स्ट्रगल क्लास होती है। ठीक है, तो इसके अंदर कहा गया था हमको इस तरह के लॉ बनाने चाहिए ताकि जो स्ट्रगल क्लास है उसका भी बेनिफिट हो सके एक तरीके का ना, उनको इतना ज्यादा मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन या इतना ज्यादा मिसयूज ना करा जाए। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स थे जैसे लॉ इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी इकोनॉमिक सिस्टम। इसे कहा गया कि लॉ जो है इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो हमें इस तरह से लॉज बनाने चाहिए। ठीक है, लॉ को इस तरह से क्रिएट करना चाहिए जो कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को सपोर्ट करे, जो हमारे वेल्थ एंड पावर को जो है प्रोटेक्ट करे। लॉ इज नॉट न्यूट्रल। इसके अंदर कहा गया इट डज नॉट ट्रीट एवरीवन इक्वली। लॉ जो है एवरीवन इक्वल को हर एक व्यक्ति को इक्वली नहीं ट्रीट कर रहा था, रिच के फेवर में लॉ ज्यादा था। फॉर एग्जाम्पल जिस टाइम पे लॉज अबाउट प्रॉपर्टी kept the owner's rights safe but often make it hard for poor worker to get the same protection। जैसे कि हमारे को प्रॉपर्टी के राइट्स थे, जो हमारे रिच क्लास के राइट्स थे उनको तो अच्छे राइट्स मिल रहे थे, वो अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर पा रहे थे, लेकिन वही सेम राइट्स वर्कर क्लास के लिए लेना, वही सेम प्रोटेक्शन वर्कर क्लास के लिए लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। द रूलिंग क्लास यूजेस लॉ टू कॉन्फ्लिक्ट। जो रूलिंग क्लास थी वही लॉ को यूज करती थी कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल करने के लिए, हमारे जो स्ट्रगल क्लास है उस पे। लॉ इज पार्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। जो लॉ है वो एक सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब जो हमारा बेस है इकोनॉमी का वो ये है कि हाउ पीपल मेक एंड शेयर द वेल्थ, लोग किस तरह से वेल्थ बना रहे हैं और उसको शेयर कर रहे हैं। एंड द सुपर स्ट्रक्चर इंक्लूड द थिंग्स लाइक पॉलिटिक्स, रिलीजियन एंड कल्चर दैट कम्स ऑन टॉप ऑफ द बेस ऑफ द सपोर्ट। सो द लॉ इज बिल्ट ऑन मेनी वे सर्व टू द इकोनॉमिक बेस। तो इस तरह से कहा गया कि लॉ को इस तरह से बनाना चाहिए जो कि हमारे इकोनॉमी की जो नीड है, जो इकोनॉमिक बेस है उसको जो सपोर्ट करे। सिर्फ इस पे नहीं बनाना चाहिए जो हमारे बड़े क्लासेस के लोग हैं, लाइक पॉलिटिकल्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं या रिलीजियन लोग हैं, जो सारे लोग एक साथ वेल्थ को शेयर कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के फेवर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के फेवर में लॉज हैं तो सबसे ज्यादा सफर हमारा स्ट्रगल क्लास स्ट्रगल ही हमारा सफर करेगी। हिस्ट्री इज अ स्ट्रगल बिटवीन द रिच एंड द पुअर। रिच एंड पुअर के बीच का ये स्ट्रगल्स है। लॉज आर पार्ट ऑफ द फाइट बिकॉज दे हेल्ड द रूलिंग क्लास कीप कंट्रोल एंड स्टॉप द वर्किंग क्लास फ्रॉम गेनिंग टू मच पावर। जो हमारे लॉज हैं उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी रूलिंग क्लास है वो ओवरराइड कर जाती है लॉज को। ठीक है, जिससे हमारी जो वर्किंग क्लास है उसको उतनी ज्यादा पावर या उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो मैसिम थ्योरी बेसिकली इन दो क्लासेस के ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें इनका यही कहना है गवर्नमेंट से कि जो लॉज है उनको सोशल वेलफेयर अचीव करने के पर्पज से बनाया जाए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात किया जाए, मार्क्सिस्ट मटेरियलिस्ट एंड क्लास स्ट्रगल, ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है ऑपरेसर्स एंड ऑपरेस्ड के बीच में। ऑपरेसर जो दबा रहे हैं सामने वाले को, ऑपरेस्ड जो दब रही है क्लासेस। इकोनॉमिक रिलेशन डेटरमाइन ऑल सोशल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग लॉ। इसमें कहा गया इकोनॉमिक रिलेशन को भी डेटरमाइन करने के लिए जितने भी सोशल स्ट्रक्चर है उन सब चीजों को इंक्लूड करना चाहिए। इसमें कहा जो लॉ है वो इवॉल्व होता है जिस तरीके से प्रोडक्शन में चेंजेस हो जाते हैं उन सब चीजों से। जैसे हमारा कैपिटलिज्म हो गया या फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में चेंज हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटलिज्म बन गई सिचुएशन।
तो इस तरीके के इसमें कहा गया। तो ये कुछ, और इन सारी सिचुएशन के अंदर जो हमारी स्ट्रगलिंग क्लास होती है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल, इसके अंदर कहा गया बेस मतलब कंसिस्ट ऑफ द मीन्स एंड रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन, ये इकोनॉमी की बात करता है बेसिकली। सुपर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लॉ को इंक्लूड करता है, जो पॉलिटिक्स एंड रिलीजन एंड आइडियोलॉजी की बात करता है। और जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है वो लेजिटिमेट करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे बेस को, और मेंटेन करता है कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप को मेंटेन करा जाए दोनों क्लास के लोगों के बीच में। अब लॉ को एज अ टूल ऑफ डोमिनेशन यूज करा जाता है, क्योंकि लॉ जो है रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं रूलिंग क्लास की पर्सनैलिटी को, लॉ रिफ्लेक्ट करता है। लीगल रूल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राइट्स, उन सबको मेंटेन रखना चाहिए। जो वर्किंग क्लास है उसको कंट्रोल करना चाहिए थ्रू लॉज, ना कि उनको ऑपरेशन के थ्रू कंट्रोल करना चाहिए। अब इसमें कुछ एजम्पशन भी थी इस रूल के अंदर, क्योंकि ऐसा होता था ना पहले कि जो वर्किंग क्लास होती थी वो अपना प्रॉफिट निकलवा लेती थी स्ट्रगलिंग क्लास से, बट उनको इतनी पेमेंट नहीं देते थे। तो ये सिचुएशन हो रही थी पहले, तभी हमारी मार्क्सिस्ट की इकोनॉमिक अप्रोच आई। और ये जो इकोनॉमिक अप्रोच थी बेटा, उसी चीज पे फोकस करती थी कि हमें सोशल वेलफेयर पे ध्यान देना चाहिए, मतलब कि जो छोटी क्लासेस के लोग हैं, जो स्ट्रगलिंग लोग हैं, उनका वेलफेयर करा जाए। मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट लोगों के साथ साथ पब्लिक जो लोग हैं, मतलब जो अदर लोग हैं, उनको भी रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाए। ठीक है। और हमारे इंडिया में यही थ्योरी काम करती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो दूसरे लोगों को भी प्रोवाइड कराया जाए। हमारे यहाँ भी एक जो इकोनॉमिक अप्रोच है वो सोशल इकोनॉमिक अप्रोच है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक अप्रोच नहीं है हमारे यहाँ। इकोनॉमिक बेस डेटरमाइन सोसाइटी, मेटरलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। मार्क्सिस्ट एज्यूम करते थे कि जो भी कोई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो प्रोडक्शन है, जो रिलेशन है प्रोडक्शन का, वो एक सोसाइटी का फाउंडेशन है। मतलब जहाँ से जो प्रोडक्शन हो रही है उन सब के थ्रू ही एक सोसाइटी की फाउंडेशन होती है। सोशल, पॉलिटिकल एंड जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लार्जली शेप करे जाते हैं इकोनॉमिक बेस पे। मतलब जितने भी हमारे लीगल और सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर्म हो रहे हैं वो सब इकोनॉमिक बेस के थ्रू ही फॉर्मेशन हो रहा है। क्लास स्ट्रगल इज सेंट्रल। इसमें कहा गया कि जो सोसाइटी है उसको टू वेज में डिवाइड करा गया, एक ओनरशिप और एन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कैपिटलिस्ट वो लोग हैं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को होल्ड कर रहे हैं, और इसके अंदर है वर्कर जो वो अपने लेबर की तरह वहां पे काम कर रहे हैं। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस क्लासेस ड्राइव सोशल चेंजेस, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है क्लासेस का, इनसे एक सोशल चेंज हुआ। लेबर इज अ सोर्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिराइव फ्रॉम ह्यूमन लेबर। मतलब जो ह्यूमन लेबर है वही तो उस पे काम कर रही है, तभी तो उनके गुड्स एंड सोर्सेज प्रिपेयर हो रही है ना। कैपिटलिस्ट एक्सट्रैक्ट सरप्लस वैल्यू फ्रॉम वर्कर्स विच इज द सोर्स ऑफ प्रॉफिट। अब कैपिटलिस्ट क्या करते थे, सरप्लस काम उनसे करा लेते थे, प्रॉफिट उनसे गेन कर लेते थे, लेकिन उनको उसका कोई भी इतना हिस्सा वो नहीं देते थे। ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन इज इनहेरिट इन द कैपिटलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा थी उस टाइम पर। मतलब जो वर्कर थे उनको लेस पे करा जाता था और काम उनसे बहुत ज्यादा कराया जाता था। ठीक है। फोकस ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन इज रूट ऑफ इनइक्वालिटी। तो मार्क्सिस्ट का ये कहना था कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए स्टेट की, और जो हमारी कैपिटलिस्ट मतलब जो प्राइवेट लोग हैं उनकी भी ओनरशिप होनी चाहिए, लेकिन स्टेट की ओनरशिप ज्यादा होनी चाहिए थोड़ी, ताकि एक तरीके का जस्टिस बना रहे और फेयरनेस बनी रहे, ताकि जो हमारी स्ट्रगल क्लास है उसका वॉयलेशन ना हो। इंडिया के अंदर इसका क्या एनालिसिस है इसका। इंडिया के अंदर जो इंडियन लीगल सिस्टम है वो भी एनालाइज करता है, ठीक है, मार्क्सिस्ट के आइडिया को, कि जो इकोनॉमिक क्लास है उसको प्रोटेक्ट करा जा सके। लॉज रेगुलेटिंग टू लैंड, लेबर, ट्रेड, फ्रिक्वेंटी, फेवर पावरफुल ग्रुप। मैक्सिस्ट स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट द लीगल रिफॉर्म्स, इसके अंदर बेसिकली ये बात की हमारे इंडिया के अंदर हमारे पास लैंड लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, ट्रेड लॉज हैं, ये सारे के सारे लॉज इसलिए ही तो बनाए गए ना, ताकि जो हमारी स्ट्रगल क्लास है उसके जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करा जा सके। ठीक है। इंडिया के अंदर हमारा जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है उसको थोड़ा क्रिटिसाइज करा गया, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज दैट डिस अप्रोप्रिएटली बेनिफिट कैपिटलिस्ट। अब इंडिया के अंदर आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे मेन सोशल वेलफेयर होता है। ठीक है। हमारे यहाँ मार्क्सिस्ट की जो इकोनॉमिक अप्रोच है कि लाइक सोशल वेलफेयर को ध्यान दो, कैपिटलिस्ट की अगर आप प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में सब कुछ दे दोगे तो कल को कहीं ना कहीं वो सारी दिक्कतें जो है आपको क्रिएट करेगा। ठीक है। तो इन चीजों पर ध्यान दिया गया। इंडिया के अंदर आप देखोगे हमारे यहाँ पे सोशल अप्रोच है, मतलब कि प्राइवेट कंट्रोल प्रोडक्शन भी है, गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोडक्शन भी है, और जो गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोडक्शन है वो सारे लोगों को जो है जितनी भी हमारी स्ट्रगल क्लासेस होती है उन सबको प्रोवाइड कराई जाती है।
ठीक है, क्योंकि अगर हर एक कंट्रोल पे कैपिटल कंट्रोल हो जाएगा तो कल को इंसान अपनी मनमर्जी के उस पे चार्जेस लगाएगा, अगर उस पे स्टेट का कंट्रोल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अगर प्रोडक्ट पे स्टेट का कंट्रोल है तो वो काफी सारी चीजों में इकोनॉमी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। लेकिन मार्क्सिस्ट की अप्रोच को क्रिटिसाइज करा गया। इट इग्नोर अदर सोशल डिवीजन, इन्होंने जेंडर, कास्ट, इन सारे अदर डिवीजन को इग्नोर करा, इन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पर ही डिवीजन करा। ठीक है। Law and the state also have autonomy and sometime act independently to protect social interest of minority। इन्होंने कहा ना कि स्टेट जो है वो सिर्फ अमीर लोगों से चल रही है, अमीर लोगों का ही रिफ्लेक्शन दे रही है स्टेट। पर इसमें इनको क्रिटिसाइज करा गया कि ऐसा नहीं है, ऐसे काफी लॉ है हमारे पास जो सोशल इंटरेस्ट, माइनॉरिटी के सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। मॉडर्न लीगल सिस्टम, जो हमारा मॉडर्न लीगल सिस्टम था वो प्रायोरिटाइज करता था हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड जस्टिस को। हमारा जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है, आज का जो लीगल सिस्टम है, वो उसकी प्रायोरिटी ही यही है कि जो लीगल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट है, जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए लोगों तक। ठीक है। मार्क्सिज्म में ओवर मार्क्सिज्म में ओवरलुक दे नेग्लेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। मार्क्स ने इंडिविजुअल राइट्स को नेग्लेक्ट करा, तो उन्होंने कलेक्टिव राइट्स की बात करी थी। It is less practical for legal reform like policy making or handling complex modern economics and plural societies। आज के टाइम में इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है कि जो आजकल मॉडर्न सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से जो इकोनॉमीज हैं उनको इस तरह से हैंडल करा जा सके। लेकिन इंडिया के अंदर तो सब कुछ हैंडल इसी तरह से करा गया है। ठीक है। तो ये कुछ इसके टॉपिक्स थे, आई होप आप लोग को समझ आया होगा, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी प्रीवियस के क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस नहीं करे क्योंकि उसका टाइम ही नहीं मिला, वैसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है। आई होप आप लोग को इसमें समझ आया होगा। किसी को कोई भी डाउट हो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, या फिर मेरे को HR Education 01 वहाँ पर मैसेज कर देना। इसका PDF आपको लिंक में मिल जाएगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। एंड जो लोग पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।